खान साहब, आपसे पॉलिटिकल बातचीत तो हम करते रहते हैं। आज आप हमें अपनी फैमिली के बारे में बताएं, जिसको भी आप कंसिडर करते हैं कि आपकी इमीडिएट फैमिली में आता है। हमारा जो कुनबा है, जिसे मेरी फैमिली कहा जा सकता है, ये बच्चे हैं, एक बेगम साहब हैं, एक ही हैं और 5 हमारे बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, 2 बच्चियां हैं। जो हमारे बड़े साहबजादे हैं वो मुल्क से बाहर अपनी किस्मत आजमाते हैं। उनकी बीवी उनके साथ हैं और एक प्यारा सा बेटा भी है, तो एक पोता हमसे दूर रहता है और 2 बेटे ये यहाँ पे हैं। इनमें से एक हमारे साथ रहते हैं, जिनके ये 2 फूल यहाँ पे रखे हुए हैं जी। बिल्कुल, जो आपसे बहुत करीब है। और नहीं, सब करीब तो सभी हैं, लेकिन ये चूँकि ऐसे जालिम हैं जो कि सवार हैं, तो इनसे ज़िंदगी बड़ी कायम रहती है। और इनके जो वालिद हैं वो जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ ऑन संडे को एडिट करते हैं। अशर रहमान बहुत सीरियस आदमी है, बहुत मुझे बड़ी खुशी है कि वो जर्नलिज्म में उनका नाम है और वो अच्छा लिखते हैं। फिर हमारी बेटी है जो आजकल कराची में है और उन्होंने अपनी हिम्मत से ख़ासी तालीम हासिल की। टेक्सटाइल डिज़ाइन में डिप्लोमा लिया मॉस्को की बड़ी मशहूर इंस्टीट्यूट से, लेकिन अब वो फ़िलहाल अपने बच्चों को पाल रही हैं। उनसे छोटे जो हैं अहमद रहमान साहब हैं, जो कि बहुत से काम करते हैं और फिल्में भी बनाते हैं और डिज़ाइनिंग भी करते हैं और अच्छे डिज़ाइनर हैं। और सबसे छोटी जो हैं वो अमरीन, वो भी कराची में रहती हैं और वकील हैं और कुछ अरसे उन्होंने ह्यूमन राइट्स का काम किया, अब भी शायद उसी से कुछ मुताल्लिक़ कर रही हैं। तो ये हमारी दुनिया है और हम इसमें बहुत खुश हैं। अच्छा, आपके बच्चे तो सब बड़े टैलेंटेड हैं और उनसे हम फ़र्दन बातचीत भी करेंगे। आप ये बताएं कि सारी उम्र इतनी कमिटमेंट रही सोशल मूवमेंट के साथ, सोशल इश्यूज़ के साथ, और इतने ढेर सारे काम किए और इतनी कमिटमेंट के साथ काम किए, तो ये बैलेंस आपने कैसे मेंटेन किया कि वो सारे काम भी करने थे जो आपकी जॉब्स थी और उसके अलावा बहुत सारा काम जो एज एन एक्टिविस्ट आप करते रहे, और फिर घर को टाइम देना या बच्चों को टाइम देना, तो इसके बीच में कैसे तवाज़ुन कुछ बरकरार रहा ज़िंदगी भर? नहीं, तवाज़ुन तो नहीं रहा। अच्छा। तवाज़ुन तो नहीं रहा इसलिए कि जब मैं नौजवान था तो अब से भी ज़्यादा बेवकूफ़ था और मैं ये समझता था कि सब लोगों को ज़िंदगी जो है जद्दोजहद की गुजारनी चाहिए और मैंने घर वालों को इतना वक्त नहीं दिया जितना कि उनका हक़ था और बच्चों को भी नहीं दिया। और ये भी मेरे जहन में उस वक्त एक फतूर था कि मैं चाहता था कि हम अपने बच्चे जो हैं हमारे, वो नेशनलिस्ट स्पिरिट में बड़े हों। और चूँकि मैं बाहर की चीज़ों को नापसंद करता था, तो इसलिए ये ख्याल था कि ये लोग अपनी ज़बान बोलें, अपनी ज़बान में पढ़ें, अपनी ज़बान में जो कुछ भी हासिल करना है वो करें। तो जिसकी वजह से यकीनन मेरे बच्चों को मुझसे शिकायत होनी चाहिए कि मैंने वो तवज्जो नहीं दी, मैं टाइम नहीं दे पाता था और तमाम उल्टे सीधे काम, खा वो यूनियन से मुताल्लिक़ हों, खा वो लोगों के मसाइल से मुताल्लिक़ हों, उसमें बहुत वक्त निकल जाता था। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बच्चे लायक माने जाते हैं तो ये उनकी अपनी मेहनत है,
मेरा उसमें जो भी हिस्सा है वो बहुत कम है। हाँ, उनकी माँ का हिस्सा हो सकता है, उनकी माँ ने जो कि ज़्यादा जिम्मेदारी माँ की होती है, तो उन्होंने बड़े सब्र से न सिर्फ मेरे साथ गुजारा किया बल्कि अपने बच्चों को भी कुछ न कुछ तरबियत की। मेरा मेरा हिस्सा बहुत कम है। इन बच्चों ने खुद ही अपनी मेहनत से जो कुछ भी किया है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी बेगम की तरफ से शिकायत या ये कभी प्रेशर होता था कि भाई आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, घर पे इतना वक्त नहीं गुजार रहे, और या वो आपकी जो स्ट्रगल थी उसमें साथ सपोर्टिव रहीं? नहीं, वो हमेशा कहती थी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं तो हवा के घोड़े पे सवार रहता था और खून भी कुछ गर्म था, तो मुझे वो बातें उनकी ज़्यादा मुअस्सर नहीं मालूम होती थी। तो वो कहती रहीं, तो अब भी कहती हैं, लेकिन एक उनकी मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने मुझे किसी काम से रोका नहीं। उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि आप लोगों का ख्याल ना करें, ये नहीं कहा कि आप यूनियन में हिस्सा न लें, ये नहीं कहा कि आप इतना काम क्यों करते हैं, लेकिन ये उनको अलबत्ता हमेशा शिकायत रही कि उनके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। और ख़ास तौर पे उस वक्त शिकायत ज़्यादा होती थी जब किसी बच्चे को तकलीफ़ होती थी या बीमारी होती थी, और मैं कहता था कि आप दिखा लाएं डॉक्टर को, तो वो खुद दिखा कर लाती थी डॉक्टर को। मैं नहीं जा पाता था। या जो हमारे छोटे भाई हैं, वो ये काम देखते थे, और उनका हम पे बड़ा मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ कि मेरे बच्चों की देखभाल में, ख़ास तौर पे बीमारी वगैरह के मामलात में उन्होंने मुझसे ज़्यादा ख्याल रखा। अच्छा, अगर आपको जैसे अब आप रिफ़्लेक्ट करते हैं कि जब आप जवान थे तो कैसे सोचते थे, अब कैसे सोचते हैं, अगर आपको रीलिव करना हो या आप सोचें तो कहाँ पर आप क्या चेंज करना चाहेंगे जहाँ तक फैमिली डीलिंग का ताल्लुक? अव्वल तो मेरा दोबारा ज़िंदगी गुजारने का इरादा नहीं है जी, क्योंकि एक ज़िंदगी काफ़ी होती है। दूसरे ये कि मैं शायद दुनिया के साथ चलने की थोड़ी सी कोशिश करूं। नहीं, मैं इस दफ़ा इस उम्र में मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की। अच्छा, दुनिया के साथ चलने से मुराद ये नहीं है कि जो दुनिया कहती है वो मैं करने लगूं, लेकिन जो दुनिया के लोगों के लेजिटिमेट कंसर्न्स होते हैं, जैसे ये कि मैंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। मैंने जर्नलिज़म में मैं अच्छी मुआवजा पाने वालों में था, लेकिन मेरे पास अपना घर नहीं है जी, क्योंकि मैंने इसको कभी ज़रूरी नहीं समझा। ये नहीं कि मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन ये मेरी तरजीहात में नहीं आती थी। तो अगर मैं दोबारा मुझे मौका मिला और मुझ पर दोबारा कुदरत एतबार करे, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो मैं कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं शायद करूँ दुनिया के हवाले से, वो ये कि जो मेरी तबीयत में आम तकलीफ़ का एहसास नहीं होता जी, तो मैं ये तवक्को करता था कि मेरे घर वाले भी इसी तरह से इन बातों में न पड़ें। हमारी नज़र में अच्छा इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी है बमुकाबले इसके कि हमारे पास दौलत हो, या हम बहुत शानदार कपड़े पहने, या हमारे पास नई गाड़ी हो। तो इन चीज़ों को चूँकि मैंने मुस्तरद किया और रद्द किया, तो अब मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने तौर पर कर सकता था, लेकिन मुझे अपने घर वालों से इस किस्म की कुर्बानी नहीं लेनी चाहिए थी। तो इतना शायद मैं करूं। और उसकी वजह यह है कि मेरा जो फैमिली का जो पस मंज़र है वो कुछ ऐसा ही था नहीं। जो मेरे दादा जो थे वो कहने को ज़मींदार थे, लेकिन हकीकत में किसान थे। तो उनके बारे में ये मशहूर है कि वो वही गंदम खाते थे जो अपने हाथ से
हल चला के उगाते थे। और फिर मेरे वालिद ने कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं की, तो मैं उस रंग में कुछ ज़्यादा डूब के आगे चला गया, तो ये मैं शायद ना करूँ। अच्छा, एक मैं आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँ थोड़ा सा, एक तो ये फैमिली हुई जो अब आपकी है, जो आप कह रहे हैं आपकी, आप कह सकते हैं। एक आपके बहन भाई, और जैसे वालिद साहब का आपने ज़िक्र किया, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बता देंगे? नहीं, हम बेसिकली हम एक किसान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अलग बात है कि उस ख़ानदान के पास कुछ ज़मीन थी और गांव वाले उनको ज़मींदार समझते थे, लेकिन वो ज़मीन बड़ी ऐसी नहीं थी कि जिसमें पैदावार ज़्यादा हो। तो उनका, हमारे दादा का या हमारे वालिद के भाइयों का जो रहन सहन था वो किसान वाला था, गांव वाला, किसान वाला। सिर्फ हमारे वालिद जो वाकई एक ख़ास तबीयत के आदमी थे, तो उन्होंने तालीम हासिल की दिल्ली में और लॉ किया और फिर वकालत की, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत गरीब तबीयत के थे और क़नात के पसंद थे। तो इस माहौल में जब ज़िंदगी हमने गुजारी, लेकिन ये एक ज़रूर बात है कि यह हमारे घर वाले सारे ज़हनी तौर पे आज़ाद थे, ज़हनी तौर पे आज़ाद थे, और वो मुख्तलिफ़ कामों में हिस्सा लेते थे और तहरीकों में हिस्सा लेते थे। और हमारे वालिद तो ज़्यादा आज़ाद थे, और मैं ये बार बार कहता हूँ कि वो जब ये मुस्लिम लीग ने अपनी तहरीक चलाई तो वो नहीं शामिल हुए उसमें, बल्कि कभी उन्होंने मुस्लिम लीग के फ़लसफ़े को तस्लीम नहीं किया। जी, वो खालिस कौम परस्त, और वो ये समझते थे कि ये मुस्लिम लीग का नज़रिया दुरुस्त नहीं है कि मज़हब की बुनियाद पे लोगों को तक़सीम किया जाए। और वैसे वो बहुत नमाजी थे, वो बाकायदा नमाज़ पढ़ते थे, बाकायदा आखिर वक्त तक रोज़े रखते थे, और तमाम जो अरकान हैं मज़हब के वो अदा करते थे। लेकिन इसके बावजूद वो मज़हब की सियासत नहीं करना चाहते थे। तो इस माहौल में तो ये मैं कह नहीं सकता कि किस हद तक मैंने वो रूह कायम रखी है या नहीं, अक़ीदतन तो मैंने वही रखी है। और आपके बहन भाई? नहीं, हमारा छोटा घर था कि हमारे कोई बहन नहीं, सिर्फ हम 3 भाई थे, जिनमें से जो सबसे छोटे थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, 30 बरस हुए, बहुत यंग एज में। अब एक छोटे भाई हैं जो वकील हैं और मुल्तान में प्रैक्टिस करते हैं। वैसे कबीले के एतबार से हमारा कुनबा बड़ा था, और वो इसलिए कि चूँकि हम देही माशरत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो देही माशरत में जो कज़िन्स होते हैं या जो वो भी भाई माने जाते हैं। हम अपने कभी किसी कज़िन को कज़िन नहीं कहते, वो भाई, उनको भाई कहते हैं, और जो कज़िन बहनें हैं उनको बहनें ही कहते हैं। तो इस एतबार से था। लेकिन 1947 में इसमें खासी कमी हो गई, क्योंकि फसाद में हमारे गांव पे और हमारे, तो हम बड़े ख़ानदान के बहुत से लोग उसमें मारे गए, और लोग कहते हैं शहीद हो गए, पर वो ज़िंदा नहीं रहे। और उसमें कई मेरे कज़िन ब्रदर्स जो अच्छे हैसियत के मालिक थे और अच्छे काम कर सकते थे, वो उसमें शहीद हुए, तो वो छोटा हो गया। लेकिन आपको पता है ना, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, कोई ख़ानदानी मनसूबबंदी तो करता नहीं है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी अगली नस्ल है, जो हमारे बच्चों की या हमारे पोतों की और नवासों की, तो इनके कज़िन जो हैं वो इसी
तादाद से फिर तंग करने के लिए दुनिया में होंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा, आप मुझे पहले तो ये बताएं कि आपकी जो शादी थी वो आपकी पसंद की थी या माँ बाप ने अरेंज की थी? नहीं, मेरी पसंद भी शामिल थी। ऐसे तो ये तो नहीं था कि मैं पसंद थी, वो माँ बाप की भी अरेंजमेंट थी इसमें बीच में। अच्छा, तो ये कहानी तो आप सुनाएं ना थोड़ी सी। ये कहानी तो बहुत ही वो है लंबी, अब इतनी क्या आप सुनाऊँ, बहुत ही ज़्यादा इसमें। हाँ, बहुत से मतलब ये कि कहाँ मुलाकात हुई? मेरे तो अपने मेरे अजीज़ हैं, मेरे रिलेटिव हैं ये। जी, हमारे यहाँ घर आना जाना रहता था, बहुत हम लोगों से बहुत बेतकल्लुफ़ थे। लेकिन मेरी एक अम्मी के कज़न के बेटे हैं ना ये, तो इसलिए काफ़ी घर में आना जाना रहता था। अच्छा, आपको क्या रहमान साहब की बात अच्छी लगी थी? बस एक अच्छे काबिल आदमी थे, पढ़े लिखे, बस यही सबसे अच्छी उस ज़माने में समझी जाती थी बात। कि बस मेरा जो शौहर हो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और हैंडसम हो, ये हो वो। लेकिन ये तो लड़की आजकल सोचती है, आजकल भी होंगी, लेकिन हम लोग भी सोचते थे उस ज़माने में ये बात। तो ये था कि बस ये चाहती थी कि भाई पढ़ा लिखा आदमी कोई मिले। हालांकि रिश्ते तो मेरे इतने आए और जितने भी आए सब पढ़े लिखे लोगों के आए इत्तेफाक से। बस ये अच्छा, तो शादी के बाद जैसे रहमान साहब की कमिटमेंट रही, जैसे उनके काम रहे? रहमान का ज़रा मसरूफ़ बहुत ज़्यादा रहे, जो मतलब हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसको भी थोड़ा टाइम दिया जाए या बच्चों को टाइम दिया जाए, वो रहमान के पास नहीं था, बहुत कम था। तो जो कुछ भी था वो, अगर मैं हॉस्पिटल जाना होता था तो वहाँ से आने के बाद ही जो चीज़ घर में नहीं है तो वो मुझे ही पता होता था क्या चीज़ है। रहमान को कभी हिस्सा ही किसी चीज़ में नहीं लेते थे, क्योंकि मसरूफ़ इतने होते थे बाहर की दुनिया में कि उनको पता ही नहीं था। मेरा पहला बच्चा एक साल का था जो सबसे उन्होंने बाहर जाना शुरू किया। अभी तक उनका वही मामूल है, कई दिन में। पीछे पहली दफ़ा जब गए थे तो 1 महीने में वापस आए थे, तुर्की गए थे। अच्छा जी, तो बस ये था कि मैं फिर मुझे आदत सी हो गई कि चले अब ज़िंदगी इसी तरह गुजरनी है, तो उसी तरह किया। बच्चों को भी खुद ही संभाला अकेले, जब कोई बीमार भी हो जाता था अकेले अस्पताल लेके जाना, डॉक्टर के यहाँ लेके जाना, जो भी कुछ करना होता था। पढ़ाई के मामले में भी बच्चों को जहाँ तक मैं पीछे से वो कर सकी, खुद ही आपने ज़्यादा किया ना। अच्छा, आप झगड़ा वगड़ा नहीं करती थी कि ये क्या बात हुई, इतना लंबा? झगड़ा मैं करती थी, लेकिन मुझे ज़्यादा झगड़ने की आदत भी नहीं है और कभी हमारी लड़ाई वैसे इतनी ज़्यादा कभी हुई नहीं। चलो, ये तो रहमान साहब की फिर अच्छी किस्मत रही। हाँ। इस मामले में तो पता नहीं, उनको खुद पता होगा, लेकिन मैंने उनके साथ बड़ा कोशिश तो की कि ताउन करूं ज़िंदगी में। अच्छा, और जो इतने कामों में वो इन्वॉल्व थे, तो आपको क्या महसूस होता था कि ये बेकार के काम हैं या आप उनको इनकरेज करती थी? तो मुझे तो खुशी होती थी कि भाई ये काम जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और छोटे छोटे वैसे कभी कभी ज़िंदगी में झूठ भी उन्होंने बोले कि दवा पी के आते रहे हमेशा। लेकिन ये है कि मुझे खुशी होती थी कि मेरा शौहर जो है, मेरी ज़िंदगी का साथी जो है, वो इतना वो है, मसरूफ़ आदमी है और इतना काबिल है, इतना लोगों को वो पसंद करते हैं, तो ये मुझे खुशी होती थी बल्कि। और इनकी जितनी एक्टिविटीज़ रहीं, मतलब इतने बेतहाशा काम किए रहमान साहब, उसमें से सबसे ज़्यादा आपके दिल को कौन सा अच्छा लगा कि आपको ऐसे एक फ़ख्र महसूस होता हो कि भाई इन्होंने ये काम जो किया ये मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है? इसमें से तो इसमें काम को मैं कोई किसी एक काम को तरजीह नहीं दे सकती, क्योंकि सारे ही काम ऐसे ही करते थे। सब लोगों के साथ हमदर्दी, अजीज़ों में भी अगर कोई बीमार ज़रा सा पड़ा है उसको देखने जाना, उसका ख्याल रखना, ये मतलब ये कि हमदर्दी जो होती है ख़ानदानों में वो भी घर का रख रखाव। और वैसे जवानी में तो बहुत ज़्यादा रख रखाव रखते थे, अब ज़रा थोड़ा सा ये हो गया है कि ज़रा इतने ज़्यादा काम होते हैं कि इतना थक जाते हैं बहुत। तो ये मुझे अच्छा लगता, मेरी भी इसी किस्म की नेचर है कि लोगों से मिलो, उनका ख्याल रखो। अच्छा, इनका जो वालिद के तौर पे जो बच्चों की परवरिश में कंट्रीब्यूशन था ना, उसमें आप थोड़ा सा बताइए कि क्या एग्जैक्टली आप समझती हैं कि इन्होंने ख़ास चीज़ है जो बच्चों की परवरिश में हाथ बटाया आपका? जी, बस ये है कि बच्चों के लिए हर उनका ख्याल रखा, बच्चों का बहुत खुशी का, हर चीज़ का, कि जो चीज़ चाहिए इनको बच्चों को वो ला के दर। अब सवाल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई ईंट फ़र्ज़ करें पड़ी है बाहर कि ये ईंट क्यों पड़ी है, क्यों बनती है, तो उसका जवाब कभी घबराते नहीं है कि बच्चों की बचपन में भी कभी घबराते नहीं थे। अच्छा। कि ये क्यों इतना सवाल कर रहे हैं बच्चे, कि क्यों मैं इनको जवाब दूँ। हालांकि मैं उनको कहती थी कि तोबा आप थकते नहीं हैं उनको जवाब, मगर जवाब देते रहते थे। 2 बड़े बच्चे जो हैं मेरे, वो ज़रा थोड़े से इनसे इतने बेतकल्लुफ़ नहीं हैं, ज़रा थोड़े से होते हैं,
घबराते थे बात करते में। लेकिन ये अहमर जो है ना, ये बचपन से बहुत बेतकल्लुफ़ है। ये भी हर तरह के सवाल, मतलब कभी बच्चों से घबराए नहीं और सबका बहुत ख्याल रखा है। बच्चियों को भी मतलब ये किया कि अच्छे पढ़ें, तालीम हासिल करें। इसमें तो साथ तो दिया है काफ़ी। हौसला अफजाई करते जी, रहते थे। हौसला अफजाई, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना। बस टाइम जितना उनको घर में मिलता था इतना ही वो कर सकते थे, लेकिन इससे ज़्यादा तो मैंने तवक्को भी नहीं की कभी, क्योंकि मसरूफ़ इतना रहते थे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जैसे एक तवक्कुआत होती हैं खामन से, रहमान साहब ने कभी इस चीज़ को प्रेफर नहीं किया कि घर बनाऊं, पैसा बनाऊं, हैं? हमेशा अपनी कमिटमेंट की जॉब्स रही, तो वो आपको कभी तंग नहीं करती थी बात के भाई जिस तरह बाकी लोग होते हैं वो एस्टेब्लिश होते हैं? ये मुझे होता था। मैं कहती थी कि देखें फलां भी तो आपके साथ काम करता है, वो तो है, वो तो नहीं है। लेकिन बहुत से इनके दोस्त ऐसे हैं कि जिनके अपने पहले से ही हैं, जमे हुए हैं लोग, या बाप दादा की उसके। हम लोग तो वहाँ से पार्टीशन के बाद आए थे, ये लोग तो ये सब अपना वहीं छोड़ा है। और इनके जो वालिद थे वो भी बहुत अच्छे इंसान थे और वकील थे वो, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। अपने अजीज़ रिश्तेदारों को सबको, मजिस्ट्रेट आते उनको मिल गया था यहाँ पे भावलपुर में, तो उन्होंने सब लोगों को दिला दिया, ज़मीनें भी और मकान सबको अलाउट कर, अपने लिए कुछ नहीं, क्योंकि सारा ख़ानदान उनका शहीद हो गया था, सब ख़त्म हो गए। तो दिल इतने इन लोगों के छोटे हुए थे। खैर रहमान तो उस ज़माने में मैट्रिक किया था उस साल जब ये पार्टीशन हुआ था, तो फिर उसके अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं। तो दिल इनके इतने ज़्यादा मरे हुए थे, बहुत किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसा होता था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरा दिल चाहता था कि हमारा घर भी हो। घर की इतनी मुझे ख्वाहिश थी और अभी तक है। लेकिन अब चूँकि बस अब मैं ये सोचती हूँ चलो बच्चों के लिए हो जाए, मेरा क्या है, मेरा तो वक्त गुजर गया। तो हम तो हाल रोड पर रहे, वहाँ पे इतनी तकलीफ़ से रहते थे कि बस ऊपर नीचे का घर, हर हालत में ऊपर उतर रहे हैं, हर हालत में ऊपर चढ़ रहे हैं। लेकिन बस ये ख्वाहिश होती थी कि जब लोग इतने ज़्यादा इनके जो साथ काम करते थे, बहुत से लोग ऐसे भी थे कि जो जद्दी पुश्ती यहाँ पे वो नहीं थे, मेहनत करते थे, पता नहीं किस तरह, फिर भी वो करते थे अपना गुजारा, लेकिन अच्छी उसमें रहते थे। तो मैं ये कहती थी उन्होंने फलाने घर बना लिया, आप भी बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते? तो कहते थे बस ठीक है, घर तो बेवकूफ़ लोग बनाते हैं और अक्लमंद लोग रहते हैं उसमें। तो इनको कभी सोचा ही नहीं। हम ज़िंदगी पता नहीं कहाँ गुजर गई, बच्चे छोटे छोटे से थे, अब एकदम से देखा कि हैं हम कहाँ थे, 3 दिन से सो रहे थे, एकदम से पलट ज़िंदगी। अब माशाल्लाह सब बच्चों की शादी भी हो गई है, 5 बच्चे हैं, पाँचों की। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि अपने बच्चे सब अपने अपने घर के हो गए हैं, अपने अपने, चलो हमारी ज़िंदगी में हमने भी कुछ देख लेंगे, हम भी इन लोगों की कुछ बाहर थोड़ी सी, तो ये खुशी होती है। अच्छा, रहमान साहब का जो दिन का स्केच होता था वो भी काफ़ी लंबा होता होगा, वर्किंग आवर्स जैसे होते हैं, उस पे आप कुछ बता रहे थे कि लेट आते थे या देर से? लेट सुबह गए हैं तो सुबह के बाद बस उनको एक ये था कि घर से उनको दिलचस्पी इसलिए भी नहीं थी कि वो कहते थे कि बस एक पलंग है और एक बाल्टी पानी है बस, और क्या, बस नहाया और चले गए। और सारा दिन भाई किस वक्त आएंगे कि मैं 9 बजे आ जाऊँ, कभी सही टाइम पे आए ही नहीं। ये तो रिकॉर्ड है इनका, अभी तक भी कभी नहीं सही टाइम पे आए। मैं तो 2 घंटे ज़्यादा ही रखती थी मार्जिन के, भाई 2 घंटे बाद ही आएंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा तो अब तो बहुत देर करने लगे थे, तो बहुत मैं काफ़ी देर में आ रहे हैं, तो मेरा ये ख्वाहिश है कोई ऐसी चीज़ पकाऊँ कि जो मतलब वो भी खा लें शौक़ से। तो कभी भी इंतज़ार किया खाने पे, कभी नहीं आए खाने पे, बस गुस्सा आता, फिर मैं पकाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा मैं नहीं पका रही इस तरह, और खाने पे इंतज़ार करना भी छोड़ दिया? खाने पे इंतज़ार करना भी छोड़ दिया। फिर बच्चे हो गए इस काबिल के जो साथ खाने लगे, बच्चों के बहाने खुद भी थोड़ा बहुत खा लिया साथ में, तो फिर ये हो जाता था। जब ज़्यादा नासमझ बच्चे थे जब तो ज़्यादा इंतज़ार में करती थी इनका, कि अगर समझदार बच्चे हो गए तो फिर कहाँ, फिर तो ये हो गया कि बच्चों के स्कूल से आ रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, फिर उसके बाद तो खाने वाने का बस ऐसे ही हो गया। अच्छा, आपका ख्याल है बच्चों में इससे कोई उनकी है ख़ास तरजीह? वैसे तो बच्चों में करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिसके साथ बहुत प्यार हो या बहुत कुर्बत हो। मुझे तो सारे बच्चों को भी शिकायत है ये। अक्सर बच्चे कहते हैं अम्मा फलाने को ज़्यादा पसंद करती हैं, फलां को ज़्यादा चाहती हैं, वो आपका लाडला आ रहा है, वो आपकी लाडली आ रही है। ये बात नहीं है, बच्चे सब बराबर होते हैं माँ बाप के लिए। जिस किसी को भी जो ज़रा सी तकलीफ़ होती है, माँ को बहुत, बाप से ज़्यादा तो माँ को बहुत दुख होता है। मैंने तो कभी बच्चों में फ़र्क तो कभी नहीं किया। अच्छा, अपने बच्चों में और फिर जो आपके पोते पोतियां हैं और नवासे नवासियां माशाल्लाह हैं? मुझे पोते पोती ज़्यादा प्यारे हैं अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारे। ऐसे कुछ हो जाता है। वो पोते पोती तो इतना मुझे, अपने बच्चों को तो इंसान एक दफ़ा कह भी देता था कि भाई मैं थकी हुई हूँ, लेकिन बच्चों से कभी कहने को दिल नहीं चाहता कि नहीं उठाए, सोते में उठा देंगे आके। रहमान को भी उठा देते हैं, दादा को भी। तो मैंने खैर अपने बच्चों को तो खैर बहुत डराया कि भाई बाप इस वक्त सो रहे हैं, थके हुए आए हैं,
और इतना सारा दिन काम करके आए हैं तो तुम ज़रा वो रहो, चुप रहो, ये ना करो, ये ना बोलो, वो ना बोलो। लेकिन पोती पोतों को तो मैं भी नहीं मना करती, मैं कहती हूँ ठीक है अब क्या करें। और रहमान साहब को भी मज़ा आता होगा। हाँ, रहमान तो बहुत बच्चों से बहुत ज़्यादा, वैसे भी अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे, ये बात नहीं है, लेकिन पोती पोतों से तो बहुत ही करते हैं। नवासी नवासों से, पोती पोतों से। नवासी भी पिछली दफ़ा आई हुई थी, बहुत प्यार करते थे उससे। लाडली। हाँ। अच्छा, ये घर जो है ये आपका अपना है? नहीं नहीं, हाँ। किराए पे है, हमारा घर नहीं है कोई भी। मैंने आपको पहले भी बताया है ना कि घर बनाने का मुझे शौक़ था, लेकिन घर हमेशा हम किराए पे ही घर में रहे हैं। तो आप कब से हैं इस घर में? इस घर में मेरे ख्याल में तो 28-29 साल हो जाएंगे। बच्चे आपके बहुत छोटे होंगे हैं? छोटे बच्चे थे जब इस घर में मैं आई हूँ। सुब्बल तो मेरे ख्याल में 2 महीने की थी जब इस घर में आए थे जी। वो जो जब पापा इस्लामाबाद जाते हैं ना, तो हम लोग भी चले जाते हैं। जब वो मिलने आते तो मैं बस से कहती हूँ कि मत जाए, लेकिन फिर एक दफ़ा जो बेला ली थे वो उन्होंने मुझे उसको ना स्विमिंग पूल में नहीं आने। और जब वो यहाँ पर जाते हैं बाहर तो फिर आपको याद आते? अब्बा याद आते, लेकिन बहुत सारे गिफ्ट पैक करके लाते हैं। आपके लिए लाते तो फिर क्या लाते? वो कुछ भी फ्रॉक वगैरह और ऐसी चीज़ें, बारबी की पूरी कलेक्शन लाते हैं, बताइए। इलेक्शन और वो सारा कुछ लाते हैं। अच्छा अशर, हम लोगों ने तो रहमान साहब को बाहर से देखा, उनके कामों के हिसाब से, उनकी जो भी सोशल मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन रही है उसके हिसाब से, एक उस्ताद की तरह, एक दोस्त की तरह। आप बचपन से उनको देखते आए हो एक बाप के रोल में, और ज़ाहिर है बचपन में एक पेरेंट के बारे में जो परसेप्शन होता है वो अलग होता है। बचपन में एक और तरह देखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि उनके क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, तो आपका ज़ाहिर है परसेप्शन एक चेंज हुआ होगा। आप बताओ कि आपने किस तरह से उनको देखा बचपन से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आपका परसेप्शन चेंज हुआ तो कैसे हुआ? मैंने इत्तेफाक से दोनों तरह से देखा उनको। पहले तो बेटे के तौर पे देखा, और जब छोटा होता था तो कपड़े उनके सूंघता रहता था, कभी चले जाते थे ना कि उनको सूंघता रहता था कि बहुत याद आते थे। तो जब बड़े हुए तो फिर उसी प्रोफेशन में चले गए, लिखने लिखाने के, तो फिर उस तरह देखा। तो हम तो उनसे ज़्यादा किसी को बड़ा समझते ही नहीं है। तो जब गए प्रोफेशन में तो बड़ा अजीब सा लगता था कि मतलब शुरू में ही बताते भी नहीं थे कि उनके बेटे हैं, और काफ़ी प्रेशर लगता था, बढ़ गया है। कुछ लोग कहते थे कि तुम उनसे ही लिखवाते हो, अभी तक कहते। तो इस तरह होता था बचपन में। लेकिन ये कि बस उनकी रोब बहुत था हम पे। कभी उन्होंने हमें कुछ कहा नहीं, लेकिन हम पे रोब बहुत उनका ज़्यादा था। ख़ास तौर पे हम जो 3 बड़े हैं ना, बहन भाई, बड़े भाई हैं, फिर मैं हूँ, एक छोटी बहन है जो मुझसे, तो हम लोग बड़े ज़रा उनसे बात करते में ज़रा बहुत ही आहिस्ता धीमा बोलते थे। और वो एक स्ट्रेन चल रही है अभी तक। कभी भी अगर उनको ऑफिस में कभी फ़ोन आ जाए तो लोग समझ जाते हैं कि अपने अब्बा से ये बात कर रहे हैं। तो वो चल रहा है वो। बाकी जो हमसे तो छोटे हैं, जो छोटे बहन भाई हैं, वो लोग फिर भी ज़रा लिबर्टीज़ ले जाते हैं उनके साथ। मैं तो बस उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं कुछ चीज़ें इतनी पर्सनल हैं कि वो मुझे लगता है कि मेरे अलावा कोई फील ही नहीं कर सकेगा। और जो प्रोफेशनल हैं या उस दूसरी चीज़ें जिस तरह के और लोग देखते हैं, जैसे आप कह रही हैं कि और लोग देखते हैं, वो मुझे लगता है कि मैं इतना छोटा हूँ कि मुझे कहनी नहीं चाहिए बात उस तरह। तो वैसे भी लगता है कि अपनी तारीफ़ कर रहे हैं जैसे उनकी तारीफ़ करें, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे याद है कई चीज़ें कि वो इनकरेज बहुत करते थे शुरू से, करते हैं लिखने के लिए, लिखो तुम। और जब मैं कोई 10-11 साल का था तो मैंने एक उर्दू में उस ज़माने में एक लिख के, एक पीस के, भुट्टो साहब होते थे उस वक्त, तो हमें बहुत अच्छे लगते थे भुट्टो साहब, सबको ही बहुत अच्छे लगते थे। तो एक पीस लिख दिया मैंने उस पर उर्दू में कि आज जो लोग उनके बड़े हिमायत कर रहे हैं, जो रेडियो पे कर रहे हैं और जो उनके बारे में लिख रहे हैं, तो वो लोग थोड़े दिनों बाद इनको सब छोड़ जाएंगे। और कल ये बस थोड़े दिनों की बात है कि सब उनको बुरा कह रहे होंगे। और वो मैंने लिख के ऐसी जगह रख दिया कि वो आएँ तो देख लें कि ये लिखा है, उसको मतलब मुझे अप्रिशिएट करें, कुछ अप्रिसिएशन ही चाहिए होती थी। तो आए तो उन्होंने देख लिया, उन्होंने पढ़ा, और उसमें जिन लोगों का मैंने जिक्र किया था तो
अब्बा भी उस वक्त अभी कहते हैं उनको, वो भी बहुत रेडियो पे बोलते थे या और चीज़ों अखबारों में लिखते थे, तो वो समझे कि डायरेक्ट उनको एक कमेंट है, हालांकि उन पे नहीं था, और लोगों के बारे में था, तो उन्होंने वो रख लिया। वो काफ़ी दिन लोगों को बताते भी रहे कि ये लिखते हैं, इन्होंने ये लिखा, और उसके बाद बताते भी रहे, लेकिन उस तरह नहीं बताते थे जिस तरह की हमारा ख्याल है कि और लोगों को बताते थे। बस कभी हमने कोई चीज़ मैंने पूछी भी तो 4-5 दिन बाद उन्होंने पूछा कि भाई वो क्या हुआ उस बात को, उस वक्त तक लिख के छप भी चुका होता है वो चीज़। ये डर प्रोफेशनली भी बड़ा लगता था, पर्सनैलिटी का भी बड़ा उनका रोब है हम पे, तो फैशन में आ गए तो और भी ज़्यादा वो हो गया। बाकी बचपन में बहुत इन्जॉय करते थे, मज़ा आता था। कई चीज़ें मुझे याद है कि रेलवे स्टेशन पे जब हम रेलवे स्टेशन बड़ा मुझे फैसिनेट करता है, या बस स्टॉप, तो अब्बा के साथ कभी किसी को लेने गए तो वो बड़ा याद रहता था। उनके साथ बहुत कम गए इधर उधर हम, लेकिन वो बातें ज़्यादा याद हैं। अम्मा अब्बा के साथ जब दोनों हों तो याद वो ज़्यादा याद हैं। छोटी छोटी बातें इस तरह की हैं कि कभी कोई क्रिकेट बैट दिला दिया, मेरे लिए क्रिकेट बैट ले गए जब इस्लामाबाद में थे, तो वो याद है कि वो मुझे जब वो टूट गया किसी लड़के से खेलते हुए, तो वो उससे ज़्यादा दुख नहीं मुझे हुआ कभी कि वो अब्बा लेके आए थे। या वो पेन देते थे, अभी कभी कभी कोई बात हो, ऐसी कुछ चीज़ हो तो पेन दे देते, तो वो वो उनका याद रहता है कि पेन। और बड़ी मुश्किल से तारीफ़ करते नहीं हैं, और कभी कह देते हैं खान साहब अच्छा लिखा था आपने, एक आध दफ़ा कह दिया कभी, तो वो सबसे अच्छा लगता है। वो भी बहुत पहले शुरू में कह देते थे, और उनको यकीन नहीं था वैसे कि कोई उनके अलावा भी घर में कोई और लिख सकता है। मतलब जी अच्छा बुरा तो अलग बात है ना, तो शुरू में तो लगता नहीं था उनको कि ये सही है कि ये, लेकिन फिर उनका चलो स्पोर्ट्स पे लिख लेते हैं तो चलो स्पोर्ट्स पे चलो। तो अभी भी पता नहीं लगता, डर लगता है अभी भी मुझे, मेरा अभी भी दिल चाहता है कि अपना अखबार छुपा दूँ, या उनको कभी कुछ कहना पड़े तो ना कहना, इस तरह ना हो जाए बात के कहीं ऐसा लगे कि हम उनके मतलब उनको और लोगों से जिस तरह बात कर लेते हैं हम उनसे उस तरह कर नहीं सकते। उनके और बाकी भी सारे लोग इत्तेफाक से उनके कुछ जानने वाले हैं तो उनसे भी थोड़ा सा रख रखाव होता है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा उनकी बात लगती है ना अच्छी, बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन उनमें एक जो बात है ना, वो कभी किसी दोस्त के बारे में हमने उनसे नहीं सुना, हमने खुद ही जाके डिस्कवर किया कि जो दोस्त है उनका, ये तो असल में ये आदमी यूँ है। और हमें नहीं कभी घर में पता चला, ताकि ये कि जो फर्जी नामों से उनके अखबार में लिखते रहे वो भी हम कभी पूछ लेते थे, बल्कि हम खुद नहीं पूछते थे, हमेशा अहमद हमसे छोटे थे इनसे पूछवाते थे कि ये पता कर अब्बा से आज नाश्ते पे, ये तुम पूछ लेना। तो ये पूछते थे तो कहते थे आप पढ़ने से मतलब रखिए, आप रहने दीजिए कि ये कौन है। वो हमें बाद में पता चल गया, और भी बहुत किस्से पता चलते रहे। तो काफ़ी बहुत सारे लोग तो उनकी तो इज़्ज़त उस तरह ही रही उनके दोस्तों की हमारी नज़र में, और बहुत सारे ऐसे लोग जो उनको हम उनका काफ़ी दोस्त समझते थे, जब खुद जाके देखा लोगों के किस्से सुने तो बड़ी कन्फ्यूजन होती थी कि वो तो हमारे आइडियल्स थे हमारे, और हम उनको जाके देखते थे तो कुछ डिफरेंट लगते थे। तो इस तरह होता है कि उन्होंने कभी इस तरह इतना ज़्यादा इन चीज़ों की बात की नहीं घर में, मतलब इस तरह की बातें नहीं की कोई किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हो, हमने नहीं देखा कभी उनको करते थे। तो बहुत करते हैं इन रिएक्शन, तो वो कभी किसी से गॉसिप नहीं की, किसी का जिक्र नहीं, किसी अल्फाज में बुरे अल्फाज में किया कभी। अब लगता है कि हमारे दादा जैसे हो गए हैं वो, अब एज के साथ ना थोड़ा। अब हमारे दादा जो थे वो जिस तरह के, वो बहुत हमसे क्लोज थे वो भी, तो अब उनके जैसे होते जा रहे हैं, उनकी खुशबू भी वैसी होती जा रही है। अब ज़्यादा बात करते हैं या पहले से? जी कई दिन सोचना पड़ता है भी मुझे, मैं कोई बात करूं तो वैसे तो आमतौर पे तो अम्मा के थ्रू कि अम्मी ये पूछ ली। अम्मा तो बड़ी ज़बरदस्त, हमारा जो लिंक है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है कि अम्मा वो जिस तरह करती हैं वो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है उसमें। वैसे तो हम ये कहते थे कि वो अपना जो है ज़रा रख रखाव से रखें, क्योंकि मिसाल के तौर पे हम कहीं जा रहे हैं तो वो शादी में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो वो कह देते वक़ार से रहिएगा, ज़रा आप जाएँ तो वक़ार से रहिएगा। अब हम आ रहे हैं अपने हिसाब से वक़ार से रह के, और बड़े पुरवकार अंदाज में घर आ रहे हैं तो वो आते कहते थे क्या आपने हालत
बनाई हुई है, देखा ना इतना ज़्यादा आप रहे हैं घर से बाहर, तो आप ही, बल्कि मैं तो स्टेशन पे भी नहा के आता था कई दफ़ा घर आने से पहले। एक दफ़ा ऐसा हुआ कम से कम कि मैं स्टेशन पे ही नहा लिया पहले, कि अब्बा जाते कहेंगे कि ये क्या बना हुआ है आपने, और इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन रोब बड़ा था। या मतलब व्यू पॉइंट कभी चले गए बुलाने तो कहा कि ये बटन आपका खुला हुआ है ऊपर वाला। तो इस तरह की बातें थी बड़ी ज़बरदस्त। अम्मा के साथ कैसे कम्युनिकेशन थ्रू अम्मा कैसे चलता था? मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ चाहिए, अमर को ज़्यादा चाहिए होती थी, मुझे कम, या भाई को, लेकिन वो अम्मा से कह दिया अम्मा ये करना है, या कुछ ये मसला है, दिल चाह रहा है ये करना है, तो वो कर देते थे। एक हमारा जो इवेंट होता था वो होता था कि जब हम सालगिरह पे किसी की, या वो खाना खाने जाते थे बाहर, तो वो हमेशा मुझे एक बात याद होती कि इसको कुछ ना कुछ अब्बा कहेंगे ज़रूर, मैंने इसको कि ये तुमने गड़बड़ कर दी है, ये क्या तुम कर रहे हो। वो पास ऑन किया उन्होंने अमर को। अब अमर वो करते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं ना जब, तो ये कहते हैं कि प्लेट में धब्बा लगा हुआ है आपकी, या कुछ इस तरह। तो वो हमारे लिए बड़ी एक वो होती थी, हम कहते थे ये बड़ा मज़ा आएगा। या कभी एक आध बार मरी चले गए, अब खाना वाना नहीं खाते, ज़्यादा खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, हम ज़्यादा खाते हैं, तो वो बड़ा मसला होता था। अब्बा के साथ जा रहे हैं तो बस पता नहीं। अब एक दफ़ा मुझे ले गए तरबेला, कोई स्टोरी कर रहे थे, तो A.T. चौधरी साहब होते थे, उनके साथ, उनके भी साहबजादे थे, तो बस फिर वो उनके मुकाबले हमारे चचा के साथ जो है ना, कि हम जा रहे हैं तो रास्ते में अमरूद खा लिए, तो फिर थोड़ी देर बाद जाके किन्नू खा लिए, तो फिर केले ले लिए, फिर चाट खा ली। अब्बा के साथ ज़रा एहतियात करनी पड़ती थी। तो मुझे वैसे ले जाते तो उधर नेफडेक भी, क्योंकि उस ज़माने में कई दफ़ा तो उधर बहुत मज़ा बड़ा होता था अब्बा के साथ, फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त होती थी कि कुछ लगता था। और अभी तक वो फीलिंग ये है कि हमें उनसे अच्छा नहीं कोई लगता। वो मतलब ये तो खैर सभी लोग कहते हैं, तो हम, मुझे लगता है कि इसके अलावा क्या कह सकते हैं इस बात, जब आपने ये कह दिया कि आप, हम बड़ा वो इंतज़ार करते थे कि डॉक्टर के पास कभी तबीयत ख़राब होना, तो उससे पहले हमें अब्बा के ऑफिस याद है मुझे, पाकिस्तान टाइम्स में जब होते थे हो जाते थे, वो बहुत अच्छा लगता था। या कभी अम्मा चली जाती थी तो ज़्यादातर तो अहमद रुकते थे अब्बा के पास, लेकिन कभी मैं रुक गया तो वो बड़ा मज़ा एक्साइटिंग हमारा होता था। तो और कि अब कुछ अब्बा के साथ खाएं पियेंगे, या तो बना भी लेते थे कभी कभी खुद, आलू अंडे बनाते थे ज़्यादा। अच्छा। आलू अंडे बस वो पता नहीं शायद पसंद बहुत हैं या आसान लगते हैं, तो वो एक दिन गोश्त बनाने की हमने कोशिश की, तो पुलाव बनाने की कोशिश की, तो वो खोल दिया हमने कुकर अब्बा ने और मैंने, वो सब ऊपर जाके चिपक गया सब इस तरह। लेकिन ज़्यादा आलू अंडे बनाते हैं, आलू अंडे बना दिए या फ्रेंच टोस्ट बना दिए। और जब आज़ाद निकाल रहे थे वो मुझे बहुत याद है, हालांकि मैं छोटा था उस वक्त, सुबह आते थे, बहुत सुबह आते थे, और सारी रात हम उनके ऑफिस चले आते थे, तो वो जी वो कार्डबोर्ड का या हार्डबोर्ड होता है उस पर लगा हुआ होता था ऑफिस में, वो हम, मुझे बहुत याद आता है कि वो काफ़ी लोग, हम समझते थे कि इम्पोर्टेंट लोग भी मिलते थे अब्बा से, तो मशहूर लोग यानी कि, तो वो हमें बड़ा वो लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहना शुरू कर दिया कि वो फलां का, अम्मा से मैंने कहना शुरू कर दिया कि वो फलां अंकल का कद छोटा हो गया है कुछ, या फलां साल के दौर में हमीद अख्तर साहब का ना कुछ कद अम्मा छोटा नहीं हो गया, तो वो पता, अम्मा कहती थी आप ज़रा लंबे होते जा रहे हैं, आप ज़रा लंबे होते जा रहे हैं। तो इस तरह फिर मैं नकलें बनाना शुरू कर देता था लोगों का। अब्बा जब जेल गए, हम लोग इम्प्रेशनेबल एज थी, ज़रा टीन एज में ही था मैं और भाई, सब लोग ही, हम लोग छोटे, ये तो बहुत ही छोटे थे, ये तो बहुत ही खैर परेशान थे हमें। तो वो उस जो दौर था ना ज़रा सख्त था, और थोड़ी सी मतलब बड़े भी हो रहे थे अपने आप को अम्मा के साथ। फिर हमने यहाँ पे अपना, मुझे उस ज़माने में मुझे याद है कि नकलें बड़ी बनाने की आदत पड़ गई, फैज़ साहब कैसे पढ़ते हैं, या फलां अंकल कैसे चलते हैं, या फलां अंकल कैसे पाइप पीते हैं। तो हमारे तो बड़े, हम तो 6 महीने बाद आए, तो बाद 6 महीने बाद जेल से आए, तो सारे सब लोगों को मैं सुना के वो सुनाता रहता था। तो आए तो हमने कहा कि ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट अब शो होगा ना, उनके सामने भी करेंगे, तो उनके दोस्तों की नकलें बनाएंगे या उन दोस्तों के बारे में। तो वो उन्होंने कहा कि एक बस लाइन कही उन्होंने कि आप सबकी नकल बनाने लगे हैं। बस उसके बाद फिर मैंने कम कर दिया, उनके बनाता रहा वैसे तो, लेकिन उनको ना पता लगे। वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी दौर था और बड़ा सख्त भी था हमारे लिए, वो जो
दौर था ना 80s का, अर्ली 80s का, उनके साथ उनके पीछे वो CID वगैरह लगी रहती थी। और वो एक दिन उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा बाप कहाँ है, तो मेरी उनसे लड़ाई हो गई कि आप ये तमीज़ से बात नहीं करते। फिर वो यहाँ पे बैठे रहते थे सामने 2 आदमी। फिर अब्बा ने उसका फिर तरीका ये निकाला कि उनके साथ ही जाना शुरू कर दिया कि आज अनारकली जाना है तो उनकी गाड़ी में चले गए, आज रिश्तेदारों से मिलने जाना है कहीं कृष्ण नगर या टाउनशिप तो आज उनके साथ ही, उनके पास फॉक्सी होती थी उसमें ही जाते थे। एक दिन वो एक आके कह गया यहाँ पे एक ड्राइवर के जो एजेंट भी उसके साथ था वो कि आज मुझे ज़रा बच्चों को शालामार घुमाना है, तो आप कितने बजे जाएंगे, मैं उससे पहले आ जाऊँगा ताकि मेरी ड्यूटी जो है ना उसमें मसला ना हो। तो वो 3 बजे का शायद कह गया, वो 3 बजे तैयार हो बने कहा कि 3 बजे जाना है मुझे, उसने कहा अच्छा मैं 3 बजे आ जाऊँगा। वो आया नहीं 1-2 घंटे, तो बस उसका इंतज़ार करते रहे, घड़ी देखते रहे, जब वो आया उसके साथ बैठ के गए कि इसका मसला ना हो। हमें वो लोग मोहल्ले के बच्चे मशवरे देते थे, कई हमारे दोस्त भी थे, कई हमारे छेड़ते भी थे कि तुम किसी गैर मुल्की एजेंट के बच्चे हो या फलां हो या जो भी हो। कई हमारे दोस्त भी थे, वो बताते थे इधर से अंकल यूँ निकलने हैं तो यूँ, तो हमारे लिए बड़ा थ्रिल भी होता था और थोड़ा सा डर भी लगता था। डर बहुत लगता था, काफ़ी लगता था कि यार ये पता नहीं किस चक्कर में फंस गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर अब वो उसको भी बड़े प्राउडली अब रिलीव करते हैं कि हमने पता नहीं कि हमारा उसमें कमाल कोई नहीं था, हम तो रह रहे थे साथ में ऐसे, हमें को पता भी नहीं लगा। अब्बा भी वो ख्याल रखते थे, चचा वगैरह थे, लेकिन वो बड़ा कि बस जेल में जाते हैं तो बड़ा कोई इम्पोर्टेंट आदमी है ना, तो फलां भी जा रहे हैं और फलां भी। वो जब वो सुबह ले गए अब्बा को जेल, तो दोपहर को मैं बिस्तर लेके, जो साहब जा रहे थे वो मुझे साथ ले गए, और वहाँ जाके जो मैंने देखा रास्ते में, और वहाँ जाके जब देखी लिस्ट के ये लोग हैं, तो बड़ा एक प्राइड के साथ था कि बड़ा, हालांकि डर भी था थोड़ा सा कि पता नहीं क्या होगा, इतने तो समझ आ जाती थी चीज़। उस वक़्त रिश्तेदारों वगैरह का क्या रिएक्शन था? रिश्तेदार बहुत अच्छा हमारे साथ था सबका, हमारे रिश्तेदार, हम बड़े क्लोज पेंडू लोग हैं वैसे, बहुत पेंडू लोग हैं, और बड़ा जो मेरे दोस्तों में बहुत कम इतनी क्लोज रिलेशनशिप है जितनी हमारी सब रिश्तेदारों को है। और कई लोग हमें पता चलता है, अब पता चला कि हमारे रिश्तेदार ही नहीं है जिनको हम अपना रिश्तेदार कहते हैं। इस तरह भी है, मतलब देखा जाए वैसे तो रिश्ता हमारा उनसे इतना पक्का है कि वो हमारे इतने करीब हैं, लेकिन अगर आप वैसे देखें दुनियावी नुक्ता नज़र से तो कोई इतने रिश्तेदार भी नहीं है हमारे, लेकिन क्लोज, बहुत क्लोज। जब वो हम भी उनके साथ खेलते वेलते थे तो कभी कभी बस ये कहते थे, कभी पढ़ने लिखने का भी पूछते हैं एक दूसरे से आप लोग, तो बस इतना पूछते थे, कहते थे। अच्छा अशर, जब आपने अपना प्रोफेशन शुरू किया है, क्योंकि आपने बच्चों में से वो प्रोफेशन लिया जो आपके वालिद का भी, तो शुरू में कुछ आप इनसे मशवरा या कोई फीडबैक, थोड़ा सा बचपन का तो आपने बताया जब 11 साल के थे तो उर्दू में कुछ लिखा था, लेकिन जब आपने प्रॉपरली अखबार के लिए लिखना शुरू किया तो उस वक्त आप कोई इनसे सलाह मशवरा करते थे या नहीं? नहीं, लिखने का शौक़ था बस। एक दिन उन्होंने कहा कि व्यू पॉइंट में काम करते थे वो, तो आ जाइए आप। मैं चला गया तो उधर एक कमरा खाली पड़ा था, उस पर उन्होंने मुझे कहा कि बैठो और इसकी ट्रांसलेट कर दो। तो वो मज़हर साहब की कुर्सी थी, मज़हर अली ख़ान साहब की, वो उन दिनों इलाज करने गए थे मॉस्को। तो मैं अभी तक कहता हूँ कि मैंने तो मज़हर साहब की कुर्सी से शुरू किया था काम, तो इतना ये तो कोई और नहीं कर सकता। उसमें मुझे उन्होंने बिठा दिया, उसमें कोई लोग बार बार आ जाते थे जिनके नाम मुझे भी सही तरह नहीं पता थे उस वक्त, या पता भी थे तो इतनी कोई नहीं थी। वो आके कोई किताब लेने आता था तो वो पढ़े लिखते थे कि पढ़े लिखे लोग हैं। वो मैंने कर दिया था, हेडलाइन नहीं मुझसे ट्रांसलेट हुई थी, मुझे याद नहीं, हेडलाइन नहीं मुझे सही हुई थी ट्रांसलेट। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा था कि आप इतना, आपको पता है या आप कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं फ्रंट पोस्ट में लिखने लगा जब, तो वहाँ जाके ज़फ़र समदानी साहब होते थे, उनको तो पता था कि मैं कौन हूँ, या समीना चुनारा होती थी उस मैगज़ीन सेक्शन में, तो उनको पता था। लेकिन मैंने सबको कहा कि आप किसी को बताइएगा नहीं, कि मुझे वरना बड़ा एक तो एम्बेरसमेंट होती कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए बहुत लगता था अपना काम बचकाना। दूसरा ये कि एक्सपेक्टेशन ही बड़ी बढ़ जाती है। वैसे भी लोग, हम 6ठी 7वीं में थे तो हमें लोग पूछ लेते भाई BA में हो गए हो कि नहीं, कब आए हो, MA कब करें। तो वो जो हम चाहते उधर, तो 2-4 दिन बाद हर बंदा कोई मुझे कान में आके आप रहमान साहब के बेटे। इसी तरह फिर न्यूज़ में जब गए तो नकी साहब होते थे, तो नकी साहब ने, वो बड़े डिक्टेटर हम उनको समझते थे उस ज़माने में, क्योंकि वो डमी डेज़ में भी छुट्टी नहीं करने देते थे, उस ज़माने में भी डिक्टेटर।
डमी डेज में भी नहीं छुट्टी करने देते, तो उधर भी मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन फिर वो कोई मुझे आके कान में कहता था आप रहमान साहब के बेटे हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी अपने आप को लगता था कि, बल्कि एक आध अपने हमारे जानने वाले वो कहते थे भाई आपके अब्बा पे तो बहुत बोझ पड़ गया होगा, अब आप भी लिखने लगे, आपकी भी बाई लाइन छपने लगी है। तो मैं कहता था कि ये इसकी क्लैरिफिकेशन वो दें तो उनको बनती है, क्योंकि अगर वो इतना बुरा लिख रहे हैं तो उनको क्लैरिफाई करना चाहिए, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे लिए तो एजाज़ की बात है कि आप मेरा लिखा उनका लिखा समझ रहे हैं। तो वो मैं उनको कह तो कभी इस तरह नहीं पाया, अम्मा को बाद में कह देता था कि जो आप क्या आए थे ना मिलने वाले, ये मुझे कह रहे थे तो अगली दफ़ा अम्मा के थ्रू, वो कहती तो नहीं थी, लेकिन बारह जो मुझे बहुत ज़्यादा याद है ना, जब मेरे ऑपरेशन 2 हुए ना, जब वो मेरे साथ थे, वो मुझे बहुत, वो एक पूरी रात जागते रहते हैं, उस समय लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ना एक ही बन गए, 2 बंदों की बजाय। एक इस्लाम पिंडी में हुआ था, बहुत छोटा था जब मैं, तो वो सारी रात जाग रहे थे और सब मुझे मतलब काफ़ी परेशान लग रहे थे। और दूसरी दफ़ा लंदन में हुआ था मेरा 93 में एक ऑपरेशन, उसमें मुझे कुछ शक है कि जब मैंने जो एनेस्थीसिया था दिया हुआ था, तो उसमें मैंने कोई ऐसी वैसी बात उनसे शायद कह दी जो मुझे लगता है कि पता नहीं वो क्या बात है। वो मैं लोगों से, एक और साहब जो उधर थे प्रोफेसर अमीन मुगल, उनसे मैं पूछा कि क्या मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नशे में पता नहीं क्या क्या कहता रहा। उस ज़माने में इतना बड़ा छोटा था तो जो कुछ भी कह दो, उस वक्त बहुत क्लोज हो जाते, क्लोज तो वैसे हैं, लेकिन एकदम लगता था एकदम बिल्कुल और कुछ लगता था मेरे अलावा सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा वो करते थे, डॉक्टरों को दिखाना, या उससे पहले उस ज़माने में मैं इनके साथ बहुत ऑफिस चला जाता था। और उधर ए जे कारदार साहब उस ज़माने में एक फ़िल्म बना रहे थे फैज़ साहब पे, फैज़ साहब के साथ मिलके, तो वो हमें बड़ा लगता था कि पता नहीं क्या फ़िल्म बना रहे हैं, बड़ा ग्लैमरस लगता था। तो उसके कोई काफ़ी अरसे बाद, कोई तकरीबन 25 साल बाद मैंने पूछा कि वो मुझे कुछ लिखना है उस फिल्म पे, तो बताया नहीं अब्बा ने मुझे। 4-5 दिन बाद कहने लगे जब छप गया कि कुछ आपको पता करना, तो मैंने कहा जी वो मैंने छाप, कुछ डिस्करेज करना चाहते हैं कि ज़्यादा पूछे ना, मतलब मैं ना ज़्यादा वो करूँ, डिस्करेज भी नहीं कह सकते, वो कहते हैं खुद ही करें आप जो भी करना है। बाकी ये कि उसका एक जो हम आइडियलाइज़ करते हैं ना, उसका एक तो है कि हम काफ़ी दूसरी दुनिया में रहते थे, जिससे जब हम गए अब ऑफिस में, अखबार के दफ्तर में मैं गया, तो मुझे लगा कि मैं किसी और दुनिया में रहता हूँ। जो दूसरे लोग हैं उनका एक्सपोजर बहुत मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे हमने तो कभी सुना ही नहीं कि फ़लाँ आदमी ऐसा है या ऐसा होता है दुनिया में। तो काफ़ी कई बुत टूटे भी, कई बुत बिल्कुल पाश हो गए, और कई जो हैं उनकी इज़्ज़त बढ़ भी गई नज़र में कि जब बाकी लोग इस तरह के हैं, तो मिसाल के तौर पे उस्मानी साहब, निसार उस्मानी साहब या सिद्दीकी साहब या नकी साहब, तो इनकी इज़्ज़त बढ़ भी गई हमारे नज़र। लेकिन बहुत से लोग जिनको अब्बा हम समझते थे अब्बा के दोस्त हैं, वो काफ़ी चक्करबाज निकले आखिर में। और जो प्रिंसिपल या एथिकल बेस आपके घर में रहा या बचपन में जो आपने देखा, वो भी जब आप प्रोफेशन में गए हो तो आपको कुछ अंदाज़ा हुआ? क्योंकि आपके यहाँ मटीरियलिज़म का तो कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं ख़ास, हाँ, और एक स्ट्रगल ही देखी, और घर वालों ने अगर कभी ऑब्जेक्ट किया भी तो मेरा ख्याल है वो कॉम्प्रोमाइज़ करके साथ ज़्यादा लग गए, जो मुझे समझ में आता है। तो वो भी आपको कोई कॉन्ट्रास्ट लगा जब आप रियल वर्ल्ड जिसको कहते हैं उसमें गए, कि वहाँ तो पैसे का चक्कर और एक और ही चक्कर है? अब्बा को तो किसी ने ऑब्जेक्ट किया ही नहीं कभी अब्बा की किसी बात पे, मुझे तो याद नहीं है। उनके जो उनके हमारे जो दादा थे वो भी बड़ा उनसे सोच समझ के कहते थे कि यार ये पता नहीं क्या कह रहे। हमारी जो बड़ी फुप्पियाँ हैं, मतलब अब्बा की जो कज़न है, वो भी ऐसे उनसे ऐसा लगता है डरती हैं जैसे ना। तो हम तो ऑब्जेक्ट कभी किया ही नहीं। लेकिन ये घर में हमारे डेमोक्रेसी बहुत थी, कभी ये नहीं था कि ये लड़की है तो ये करेगी, लड़का है तो ये करेगा। थोड़ी सी एम्बेरसमेंट भी होती थी कभी कि चाय बना रहे हैं घर में, तो वो लड़के कहते थे कि तुम बनाते हो चाय, या मतलब या कुछ और कर रहे हैं, तो कभी इतना वो नहीं हुआ। डेमोक्रेसी बहुत थी। और वाकई में ये बात है सही कि हमें पता ही नहीं था कि क्या होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या होती हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो कभी कभी लगता था कि बस ऐसा लगता था कि कभी कभी ना फॉल्स एक वो बन जाती थी,
जो हकीकी बात है ना, वो ये है कि फॉल्स एक बन जाती थी उम्मीद से कि यूं हो गई ये फलां बात यूं होगी, हालांकि जब जाते थे तो वो बिल्कुल उस तरह की नहीं होती थी। या ये कि काफ़ी लोग हमारे हमें ख्याल है कि हम जो ये चीज़ अब्बा जो है ना ये कर लेंगे, तो कई दफ़ा वो शायद नहीं मतलब कर पाते हैं, वो एक अलग बात होती है। लेकिन कोई इसमें ऐसी कभी हमें ये ऑब्जेक्शन हमारी नहीं थी। अम्मा का मुझे पता नहीं है, अम्मी तो शायद करती होंगी, लेकिन वो भी मुझे कुछ याद नहीं है ऐसा कि कुछ करती हूँ। बस ये कि टाइम हमें कम देते थे, और वो मैं अब अंडरस्टैंड कर, जो आपकी चाइल्डहुड की जो सारी होती है ना सवालात, तो जब आप बड़े हो जाते हैं उसके बहुत जवाबात आपको आराम से मिल जाते हैं, तो आपको समझ आती जाती हैं कि यार ये तो मसला यूँ है। अब अगर मुझे भी उस तरह की प्रॉब्लम्स हों जिस तरह की मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो आराम से उनके साथ रह रहे हैं, तो मैं भी शायद अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे सकता। तो ये ठीक है, टाइम शायद कम देते थे, और कई दफ़ा हम कुछ समझ नहीं आती थी कि जब शुरू में कि कहाँ रात को कैसे काम होता है। अब जैसे उनको समझ नहीं आती, जब मैं उनको बताता हूँ कि अखबार में ये होता है कभी कभी तो कहती हैं कौन सा अखबार है भाई, तो वो तो हमारा स्कोर पुराना सेटल होता जा रहा है। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो पता नहीं फिर क्यों ये नहीं उनको याद रहा कि ऐसे ही होता है, अखबार में देर से आते हैं, और वो जागते रहते थे 3-3 बजे तक। एक दफ़ा तो मैं अपने दोस्तों के साथ, मैंने कहा चलो 1-आध घंटा रुक जाएं, तो ये आ गए हमारा, और उन्होंने आगे कहा कि अम्मा अब्बा वहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप सारी रात कहाँ हैं। मैंने कहा यार अभी अखबार निकाल के आए हैं, अभी आ रहे हैं। तो मेरा दोस्त भी मुझे दूर ही छोड़ गया 1 किलोमीटर के, अब तो डर के वो भी अब्बा के साथ काम कर चुके। तो हमें शुरू में अखबार में भी ये था कि, अखबार में भी जब मैं गया हूँ तो यही था कि यार अच्छा आप, वो कहते थे आप रहमान साहब के बेटे हैं, मैं उनका साथ काम किया, तो मेरी रिलेशनशिप जो शुरू की दोस्तियाँ वो इस तरह से ही थी। और कई जो मेरे बाद में बहुत दोस्त बन गए, उसको मैं शुरू में बड़े अदब अदाब से मिलता था कि शायद अब्बा के दोस्त हैं। तो और अब्बा का आदत ये थी कि अब गए ना ऑफिस, व्यू पॉइंट गए, तो मिसाल के तौर पर उनसे कोई ऐसे साहब उनके साथ काम कर रहे हैं जो हमारी उम्र के ज़्यादा करीब है और उन बनिस्बत उनकी उम्र के, तो कहते थे अंकल को बेटे आपने सलाम नहीं किया। तो वो शुरू में कई लोग मेरे ऐसे दोस्त बने जो कि उनके साथ काम कर चुके थे। अब वो अभी तक कई लोग कहते हैं कि हमें कई लोगों से उतनी मेरी फ्रैंकनेस नहीं हो सकी है इस वजह से। लेकिन कोई ऐसा, और बस अभी भी कई दिन सोचना पड़ता है उनसे बात करने के लिए कि ये बात कहूँ, किस तरह कहूँ, क्या करें, होता है मसला। अच्छा, आप तो अशर की कज़न हैं, फैमिली में से ही हैं। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? तकरीबन 5.5 साल। अच्छा, तो आप तो रहमान साहब को पहले से जानते होगे, हाँ, और फिर उसके बाद आप फैमिली में आ गए और एक ही घर में रहते हो, तो आप थोड़ा सा बताओगे पहले आपकी क्या सोच थी रहमान साहब के बारे में, और बाद में कैसी हो गई ससुर के तौर पे? मेरी अम्मी के भाई हैं कज़न, इस तरह अम्मी बहुत डरती, बहुत ही अम्मी के ऊपर ना उनका रौब है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में अम्मी डर जाती। उनकी वजह से मैं अम्मी की एक देखती थी तो मैं अम्मी से ज़्यादा डरती थी अब्बी से। तो फिर जब मैं यहाँ आई शादी के बाद तो मैं बहुत घबराती थी, लेकिन ऐसे ऐसा फिर मुझे पता चला कि मैं फिजूल में डरती हूँ तो अशर से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई या जो भी इस तरह था तो विटामिन ला रहे हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं, और ये सब कुछ अशर नहीं लाते थे अब भी लाते थे। और ज़्यादा शायद पूरे घर में ना सबसे ज़्यादा अब भी मेरा ख्याल रखते थे। फिर बच्चे हुए और फिर इस तरह होता गया कि बच्चों के साथ अभी की ज़्यादा अटैचमेंट थी, और मुझे लगता था कि ये बात अभी को पता होनी चाहिए, या अगर बुखार होता है या कुछ भी बच्चों को होता है तो अभी पूरी रात जागना या बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और अभी भी पढ़ाई का अगर एक छुट्टी भी होगी तो अभी का मूड ख़राब होगा या अभी चुप हो जाएंगे या ये, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई इस तरह ना हो, वक्त से पहले उठूँ, ये करूँ, बस इस तरह। कभी भी आज तक कभी ने मुझे इस तरह कभी कुछ डांटा नहीं या कुछ नहीं किया, बल्कि उन्हें पता है कि मेरी फूफो बता देती हैं कि मुझे साड़ी का शौक़ है या कुछ, तो
वो इंडिया जाते हैं या ढाका जाते हैं तो मेरे लिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लाते हैं। और बस सबसे बहुत शफीक, पाँच दफ़ा लगता है कि अब्बू से भी ज़्यादा। जो आप उनकी साइड देखते हो वो और लोग नहीं देख पाते हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर है घर में जो उनका एक रुख है वो आप ही देख सकते हैं। पहले मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि अशर भी डरते थे, अम्मी भी डरती थी और पुप्पी अम्मी भी बहुत डराती थी। तो मुझे लगता था कि पता नहीं इनका घर में मैं क्या करूँगी जाके। तो अब क्या है, अशर से ज़्यादा आपकी दोस्ती है? इस तरह तो दोस्ती नहीं है कि मैं अपनी दिल की बात कभी नहीं करती अब्बी से, हालांकि करनी चाहिए, लेकिन अशर से कहती हूँ कि अशर अब्बी को ये बात बता दीजिए। अशर मुझसे ज़्यादा डरते तो फिर मैं पुप्पी अम्मी को ही कह देती हूँ जो भी बात है। वैसे मुझे लगता है कि काफ़ी बातें अब्बी को मेरी पहले से ही पता चल जाती हैं और वो हल कर देते खुद ही। हाँ। अच्छा अहमर, आपके सारे बहन भाई जो हैं वो ये कहते हैं कि आपकी फ्रैंकनेस जो है आपके अब्बा से सबसे ज़्यादा है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये इस वजह से है कि आप रिस्क ले लेते हो, या इस वजह से है कि वाकई आपका रिलेशनशिप उनके साथ बाकी बहन भाइयों से फ़र्क है? मैं असल में मैं जिस वक्त मैंने होश संभाला उस वक्त अब्बा खासे चेंज हो गए थे। उस वक्त से जब बाकी बहन भाई जो हमसे बड़े थे उन्होंने उनको देखा उस ज़माने में जब वो ज़्यादा रोब रखते थे। दूसरी बात ये थी कि मैं क्योंकि नीचे बहुत खेलता रहा और मुझे जो चीज़ बड़े भाई करते थे कि अब्बा किताबें पढ़ रहे हैं तो मुझे उनको भी किताबें पढ़नी है, तो मुझे लगता था कि ये जो अब्बा कर रहे हैं और ये सब लोग कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना, मुझे अपना कुछ करना है। जो ये मेरे अंदर बाद में भी बात रही और कई लोग मुझे हमें कहते भी थे कि जी अब्बी जैसा कोई नहीं हुआ, अब्बी जैसा कोई नहीं हुआ इनमें से। तो मुझे होता था कि ये क्या बात हुई, अब्बी जैसा कोई नहीं हुआ, अब्बी होंगे अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे अपना खुद हूँ, यानी कि जो भी मैं हूँ उस ज़माने में मैं सोचता था ये, और मैं बन के दिखाऊंगा इनको सबको कुछ ना कुछ अपने लिहाज से। और तो मुझे ये था कि इनसे जो बात पूछें उनका जवाब इनके पास ज़रूर होता है। यानी कि ऑक्ट्राई क्या होता है, अगर सिगरेट का पैकेट लेने चले गए तो ऑक्ट्राई क्या होता है, ये रिक्शा जो है इसमें से साइलेंसर की आवाज़ क्यों ज़्यादा आती है, गुड्डी उड़ती कैसे है, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, आर्ट्स हो, कोई एक्टर के बारे में आप बात पूछ रहे हो, इवन ये कि ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स जो बनती हैं उनमें जो शर्ट है वो ब्लू या वाइट होती है। ये अब्बा ने हमें बताया कि वहाँ वाइट शर्ट नहीं पहनते, ब्लू शर्ट पहनते ताकि चौकी ना आए। उनको हर चीज़ के बारे में। फिर मेरे कुछ पुराने ऐसे वाक़यात याद आएंगे, अब्बा से जो मैंने बात पूछी उन्होंने हमेशा बता दी। फिर दूसरी बात मुझे ये लगा कि अब्बा को एक ज़माने में ये लगता था कि ये मैं और वो साथ साथ दोनों बराबर के लोग हैं शायद जैसे। तो और ये होता था कि अम्मा भी हमेशा कहती थी कि बच्चों को अपने वालिद से नहीं डरना चाहिए, ये क्या बात है कि ये डरते हैं ये वो, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस से पहले कि तस्वीर भी खिंच रही है आका की और भाई की, दोनों भाइयों की, तो यूँ है वो तो अब्बा अगर खींच रहे तो देखने वाला हमेशा कह देता था कि ये ज़रूर अब्बी ने तस्वीर खींची, या जो उनको दूल्हा भाई कहते थे उनकी जो अम्मी की जो बहनें हैं, तो कि दूल्हा भाई ने तस्वीर खींची होगी कि भाई जो इश्तहारी मुर्जिमों की तरह खड़े। तो मुझे ये था कि ये नहीं, मुझे इस तरह नहीं होना। तो ये सारी बात थी। फिर उसके बाद कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा कि वो जानबूझ के चाहते हैं कि हम उनकी उंगली पकड़ के ना चलें। फैज़ अमन मेला हो रहा है, वो सबसे पहली रो में बैठे हुए, हम धक्के खा के सबसे पिछली वाली रो में बैठे हुए। तो मुझे कई दफ़ा होता था यार ये क्या बात हुई, सब शुएब हाशमी साहब के बच्चे भी उनके साथ बैठे हुए हैं, उमैर हाशमी साहब के भी बच्चे उनके साथ बैठे हुए हैं, रहमान साहब के बच्चे जो पिछली रो में बैठे हुए, ये क्यों है ऐसा? तो फिर बाद में एक दफ़ा मैं जब NC में जाना चाहता था तो उस ज़माने में मैंने उनसे जाके कह दी ये बात कि मैंने कहा जी मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहें कि ये रहमान साहब के बेटे हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अहमद रहमान कहें। तो वो उन बड़े खामोश रहे। फिर बाद में मुझे लगा कि यार ये जो मैंने सारी बात की ये बड़ी फजूल बात है, क्योंकि आई कैन नेवर बी हिम एंड आई कैन नेवर बी लाइक समबडी हु इज़ हिम, लाइक यानी कि वो मेरे कहने से मुराद ये है कि इतना उनमें है जो मुझ में कभी सारी ज़िंदगी नहीं आ सकता। पूरी डिक्शनरी है वो, पूरी जनरल नॉलेज, एक यूनिवर्सिटी है वो। और इवन उन्होंने हमारी ट्रेनिंग भी इसी तरह की। जब मैं छोटा था तो जूते लेने हम बाटा पे जाते थे, सर्विस या बाटा, हम बाटा पे ज़्यादा प्रेफर करते थे जूते लेने। तो हम अंदर चले गए, उसके बाद जूता ले लिया तो उन्होंने कहा अच्छा सॉक्स के पैसे आप ये लीजिए और अंदर जाके खुद ख़रीद के लाइए। फिर ये कि पर्ल कॉन्टिनेंटल में खाना कैसे खाते हैं और नहारी खाने का तरीका क्या है, और ये भी घर में बैठ के बता रहे होंगे कि जी अगर आपके यानी कि मील्स चल रहे हो तो सबसे पहले यानी कि आप पहली वाली छुरी पकड़ेंगे, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद बड़ी, कॉम्बिनेशन में इस तरह होगा। या इवन ये कि जिस वक्त भी हम बात कर रहे होते तो उसमें कोई ना कोई पढ़ाई लिखाई की बात ज़रूर होती थी,
कि सालन को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि अब्बू करी क्या होती है, तो उन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि सालन को ही कहते हैं। तो इस तरह की बातें कि वो हमेशा कुछ ना कुछ, अगर लाइट चली गई है लोड शेडिंग में, तो ये नहीं है कि हम नीचे जाके यानी कि कुछ खेल रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं। हमारी बाकायदा वो होता था कि अब हम जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की यानी कि ट्रांसलेशंस करेंगे कि अनारकली जो है वो मसरूफ़ तरीन बाज़ार है, तो किसी ने मैंने कह दिया अनारकली इज़ द बिजिएस्ट बाज़ार इन लाहौर, तो शाबाश बेटे। फिर उसके बाद उन्होंने शायद बड़ी बहन से पूछा था, उन्होंने नहीं कहा, मैंने कह दिया, तो बेटे मैंने आपसे पूछा है, फ़ौरन एक रोब भी क्या, और उसके बाद शाबाश भी। मेरे तक आते आते वो थोड़े से उनमें वो मोल्ड हो गए थे शायद थोड़े से, और मेरे लिहाज से शायद, या मैं कहता हूँ शायद भाइयों के साथ लिहाज से ना हो। तो वो मैंने उनके साथ वो बड़ा इन्जॉय किया मोमेंट्स। फिर उसके बाद एक बात जो मेरे साथ ये था कि ये इन लोगों की छुट्टियाँ ज़्यादा लंबी होती थी, मेरी छुट्टियाँ छोटी होती थी। तो मुझे ये होता था कि मुझे होमवर्क ख़त्म करना है। या मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब ये इनका अम्मा कहती थी कि बच्चों को आप टाइम नहीं देते, बच्चों को आप टाइम नहीं देते, तो मुझे उन्होंने बहुत टाइम दिया। मुझे यानी कि मुझे आज तक फ़िज़िक्स की समझ नहीं आई, और हमेशा वो समझाते रहे कि वेलोसिटी ये होती है, एक्सेलरेशन ये होती है, कॉलेज के स्कूल के ज़माने में। और मैथमेटिक्स में फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो कि इवन रात को बैठ जाते थे, 2:30-3 बजे तक हमें बैठ के पढ़ाया उन्होंने। और मैंने जो सबसे ज़्यादा जो मिस भी मैंने उनको किया जब जेल चले गए वो, तो मेरी उनके साथ यादें बहुत बनी हुई हैं। जब कराची ये लोग चले जाते थे सब, मेरी अम्मा, क्योंकि हमारे जो ननियाल है वो कराची में, तो लाहौर में हम लोग, मैं वापस आ जाता था पहले जल्दी, तो वो हमेशा मुझे अपने ऑफिस ले जाते थे साथ। वहाँ व्यू पॉइंट में बैठ के मैं ड्राइंग्स करता रहता था, उनके दोस्तों के साथ भी फ्रैंक हो गया, उनसे भी बातें करने लगा। और मैं क्योंकि छोटा था तो कभी मेरी एज होगी, मैं क्लास 5th में था, क्लास 4th में था, तो और मुझे मुख्तलिफ अपने दोस्तों से जब मिलवाते थे तो कहते भी थे कि ही इज़ माई डार्लिंग। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं, जब उन्होंने कह दिया तो मैं भी ज़रा लाहौरी स्टाइल का बच्चा था, तो मैं कहता था ठीक है, बस जब कह दिया तो फिर लेट मी बी फ्रैंक विद हिम। लेकिन मुझे एक चीज़ हमेशा से ना उनके अंदर मिस्ट्री बहुत है। यानी कि आप उनसे कोई बात करें तो वो उसका एक वो आपको ये नहीं पता लगता कि आपने बात ठीक की है या गलत की है। यानी कि ये बड़ा मुश्किल है, या शायद ये होता है कि आप मुझे ये लगता है कि वो चाहते ही ये थे कि हम खुद ही यानी कि गिर के सीख जाए। हाँ। शायद यानी कि जितना नुकसान करेंगे उतना फ़ायदा भी होगा इन दी एंड। तो वो शायद इस तरह की ट्रेनिंग उन्होंने बहुत की, लेकिन वो मेरे लिए पूरी यूनिवर्सिटी है। यानी कि मैं अब तो मेरा इंक्रीमेंट भी नहीं लग सकता क्योंकि मैंने छोड़ दी HRCP, लेकिन फिर भी मैं ये कि वो पूरी यूनिवर्सिटी है। यानी मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो हमारे वालिद साहब हैं, हर एक को शायद ये लगता होगा कि वो हर वालिद साहब उनके लिए यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन उनके पास माशाल्लाह से इतनी नॉलेज है। मैं बुक जैकेट्स डिज़ाइन करता हूँ या मैं कोई चीज़ ऐसी करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा इन सारी किताबों में जो ये रखी हुई हैं, ये मैंने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन इनकी जैकेट्स मैंने देख के, विजुअल्स देख के, और हमेशा उन्होंने जिस चीज़ पे बात करें ऑथेंटिक बात की है। ये नहीं है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटे पता नहीं, लेकिन पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, तो वो वाला जो लतीफ़ा है वो नहीं, लेकिन उनसे जो चीज़ पूछी उन्होंने उसका जवाब उसी तरह दिया जिस तरह के कोई भी टीचर आपको जवाब देता है। फिर इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा सिखाया हर एक की, कि हम किसी के साथ मिलने जा रहे हैं, किस कर रहे हैं, तो बेटे आपने अंकल को सलाम नहीं किया, फिर सलाम किया, उसके बाद फिर बताया। लेकिन कई जगहों पे मुझे ये लगता है कि जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए कि शायद वो, अब जब मैं बाकी लोगों के बच्चों को देखता हूँ कि वो उनको शायद कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अपने बच्चों के लिए ज़्यादा करनी चाहिए थी। लाइक हो सकता था मैं अमेरिका जाके पढ़ के आता तो और ज़्यादा चीज़ होता, या इस तरह की बहुत सी चीज़ें, या लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत किया। यानी कि मुझ तक आते आते उन्होंने बहुत किया लेकिन उनमें एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा देखी, उन्होंने कभी इस चीज़ की फ़िक्र नहीं की कि ये जो मटेरियल है वो कहाँ से आएगा, जो शायद हम बहुत सोचने लगे हैं, या हम कह देते हैं कि जी 24 रुपये दर्जन अंडे आते हैं। मुझे नहीं आज तक फील होने दिया कि बेटे अंडे 24 रुपये दर्जन आते हैं, आप ज़रा 2 अंडे कम खाएं। एक चीज़, और दूसरी बात यह कि उन्होंने पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में और रेगुलर और पंक्चुअल बहुत बनाया। मुझे एक वाक़या याद है कि मैंने होमवर्क नहीं किया हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि मैं सुबह जब नाश्ता करूँगा तो आहिस्ता आहिस्ता करूँगा ताकि 7:55 गुजर जाए, 7:55 पे स्कूल लगता था। तो मैंने 7:45 देखे, मैंने नाश्ता हल्का हल्का यूँ करना शुरू किया। 6 मिनट लगते थे स्कूल पहुँचने में, सेंट एंथनीज़ यहाँ करीब ही साथ ही है।
तो वो मैंने नाश्ता शुरू किया, और नाश्ते पे वो हमेशा ये कहते थे कि नाश्ता करके जाइए वरना फेंट हो जाएंगे स्कूल में, तो नाश्ता करके जाइए। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैं नाश्ता आहिस्ता आहिस्ता करता हूँ। मैंने अभी 2 नवाले लिए, फिर तीसरा नवाला लिया, उन्होंने घड़ी की तरफ देखा, फिर नीचे मुझे देखा, फिर कहा छोड़ दीजिए इसे, चलिए स्कूल जाइए। तो उसने नाश्ता किए बगैर भी उन्होंने ये नहीं किया कि मेरा बच्चा रात भर जागता रहे तो आज छुट्टी कर ले। स्कूल के बारे में बड़े मेरे वो पर्टिकुलर रहे कि स्कूल में जाना है और पढ़ना है। दो आई वॉज नॉट अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट लेकिन उन्होंने मेरे पर मेहनत बहुत की इस तरह से। लेकिन मुझे कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं करना चाहता हूँ, शेयर नहीं कर सकते थे हम उनसे। जैसे मैं एक स्लेट ले आया और साथ कलर चॉक्स ले आया, और मैं बैठ के कॉम्पोजिशंस बना रहा हूँ कलर्स की, कि मैं ड्राइंग करना चाहता हूँ। तो वो बेटे क्या कर रहे हैं आप? तो उसमें ये कई दफ़ा होता था कि ये वो कह दें कि अच्छा आप फूल बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? तो वो उसमें क्या कर रहे हैं कई दफ़ा जो है ना, वो दिल चाहता था कि ये शायद ना कहें। मेरी बात समझ रही हैं आपके? वो डिसअप्रूवल थोड़ा सा हाँ, कि अच्छा अब्बा ने, और हमारे यहाँ ऐसा है कि अब्बा ने अगर नहीं कह दिया तो उसके बाद हाँ की गुंजाइश नहीं है, यानी कि बस वो हो गया। तो वो और कई दफ़ा हम सब बहन भाई ये सोचते थे कि अब्बा जो है ना वो इधर से भी देख सकते हैं, क्योंकि हम उनके पीछे भी खड़े होकर यूं नहीं कर सकते थे हम। तो ये मैंने उनसे पूछा कि अब्बा, ये अब्बू कहते थे, मैं और सुंबल छोटे वाले जो हैं वो अब्बू कहते थे, 3 बड़े बहन भाई जो हैं वो अब्बी कहते थे। तो पूछा कि अब्बी ये पढ़ते कहाँ तक है? मैं किसी से पूछ के आया, उन्होंने कहा जी 16 जमातें पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 16 जमातें पढ़ते हैं। फिर मैं अब्बा के पास आ गया अपने, मैंने कहा अब्बू ये सबसे ज़्यादा पढ़ते किधर तक है? तो उन्होंने कहा पढ़ते तो बेटे पढ़ाई तो कहीं ख़त्म नहीं होती। तो वो एक, मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी ये बात कि ये पढ़ाई उस वक्त ख़त्म नहीं होती थी। या उनसे कोई और सवाल कर लिया जाए कि फॉर एग्जांपल कि रेड जो है ये रेड क्यों है, तो वो पूरा उसका जवाब देंगे कि रेड जो है वो 2 चीज़ों का मतलब है, एक जो है उसमें लाइफ होती है, एक उसमें डेंजर होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे कौन, यानी कि वो लगता था कि आप जैसे नीपा में कोई लेक्चर सुन रहे हैं बाकायदा, हमेशा के लिए बाकायदा वो बहुत पर्टिकुलरली जवाब देते थे हर चीज़ का। फिर एक चीज़ उन्होंने हमेशा से प्लान किया कि इसको अब ये, इसकी इतनी उम्र हो गई है, इसको अब ये करना चाहिए, अब इसकी इतनी उम्र हो गई है। जब हमने मैट्रिक कर लिया तो उन्होंने हमें पैसे दिए और कहा कि आप मुल्तान नहीं गए, आप मुल्तान हो आइए, अकेले सफ़र करना चाहिए मैट्रिक के बाद, उनका हमेशा से ख्याल था। फिर छोटे कामों में नहीं पढ़ना चाहिए, उनका ख्याल था। मैं खुदा न खास्ता, उनका मतलब ये नहीं था कि कोई चीज़ छोटी होती है या बड़ी होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि टाइपिंग सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, यानी कि इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा करते थे। फिर कहते थे कि लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। अब हम रिक्शे में आते थे, हमने रिक्शा रुकवाया, उसके बाद उसमें बिल बना फॉर एग्जांपल 8 रुपये 75 पैसे, तो उस रिक्शे वाले ने कहा जी 10 रुपये। तो हमने बिल, हम फ़ौरन एफिशिएंट हुए, हमने देखा कि वो जो उसका मीटर लगा हुआ उसमें 8 रुपये 75 पैसे। तो हमने कहा कि जी 8 रुपये 75, तो क्या छोड़ी जल्द आइए, छोड़ी, 10 रुपये दिए और आ गए। कि बेटे हर एक से बहस नहीं करते, छोड़ें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह से उन्होंने लिया कि टॉलरेंस बहुत होनी चाहिए आप में। फिर कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें ये करना है ज़िंदगी में। मैं एक दफ़ा, उनके एक दोस्त हैं वो ताश मिर्ज़ा, वो आए हुए थे, हम उनको चाइनीज़ खिलाने ले गए। मैंने नई गाड़ी चलानी सीखी थी, तो उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बी? तो मैंने कहा इट डिपेंड्स ऑन माय फादर। तो उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि नो, इट डिपेंड्स ऑन यू, जो तुम बनना चाहते हो वो बनो, मैं उसमें नहीं कहूँगा। और वो उन्होंने हमेशा रखा कि मैंने कहा जी मैंने NCA में एडमिशन लेना है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप ट्राई कीजिए। उनको पता था कि ये बच्चा जो है क्या करेगा। अब मेरे लिए अगर उनको पता है कि ये अहमद जो है ना अभी उठेगा, फिर यहाँ आएगा, ही नोज़ आई स्मोक, तो यहाँ आके एक सिगरेट लगाएगा, फिर स्पोर्ट्स का पेज लेगा, फिर टॉयलेट चला जाएगा, फिर उसके बाद आएगा वापस, तो फिर उसके बाद ये चाय पिएगा, उनको सब पता है। और ही इज़ वर्कोहोलिक, यानी कि हाँ, वो अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो अपनी वो दराज निकाल के उसमें बिल्स सही कर रहे हैं, एक तरफ तस्वीरें सही कर रहे हैं। टेलीविज़न की एक दराज होती है, ये अभी भी इधर है, उसमें सब चीज़ें जो जिसके समझ में नहीं आता है कि किधर जाएगा वो इसमें चले जाता है, तो इसमें से तमाम चीज़ें निकाल के वो सही कर रहे हैं, कुछ इस तरह के काम करते रहते। फिर उसके बाद वो पार्टिसिपेट, अगर उनके पास टाइम है और उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि अब ज़्यादा हो गया है, तो वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। जैसे 14 अगस्त का झंडा बना रहे हैं हम लोग, तो उसमें बाकायदा ड्राइंग बन रही है, तो एक प्लान बना हुआ है, अब्बा भी उसमें खड़े हुए हैं कि हाँ इधर से चांद आएगा, इधर से तारा आएगा। तो वो लगता था कि यार ये अच्छी चीज़ें हैं माशाल्लाह से, कि वो जब पार्टिसिपेट करते थे तो हमारे लिए बड़े स्पेशल मोमेंट्स हैं वो, क्योंकि
हमने इस तरह नहीं देखा कि वो किचन में जाके कह रहे हो कि भाई बेगम क्या कर रही हो और भाई तुमने कौन से कपड़े पहन लिए, यानी कि उनको कभी देखा ही नहीं इस तरह। हमने और तरह से देखा है कि जो अब्बा होते हैं वो, यानी कि उनका काम होता है कि जब उनसे उनकी बेगम पूछें कि कैसा पक्का है तो वो कहें बस ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। या कराची जब हम जाते थे और अब्बा जब कराची आते थे तो होता था कि अब्बा के लिए ये नहीं होता था कि ये मरियम है तो ये अशरफ साहब की बेटी है और ये अहमर है तो ये मेरा बेटा है, बल्कि ज़्यादा होता था कि ये मरियम का पहले हो जाए और हमारा बाद में हो जाए। उमूमन तो ऐसे ही होता था। तो वो अगर हम 34 कज़न्स भी हैं तो अब्बा ने 34 कज़न्स को अगर कोक पिलानी है तो कोक पिलानी है, और उसमें मैं और मेरा कज़न सो रहे हैं तो अब्बा को याद रहता था कि भाई ये 2 बच्चे जो हैं कोक पीने नहीं गए थे तो आई हैव टू कॉम्पनसेट देम समवेयर। तो वो होता था, अम्मा कहती थी भाई छोड़ें, तो हम कहते थे नहीं। और हम प्लान बनाते थे कि अब्बा जो है अब हमें 4 रुपये देंगे तो मैं तो टेनिस बॉल लेके आऊँगा, तो कज़न कहता था यार फ़िश वायर ले लेंगे, दोनों फिशिंग करेंगे चल के। तो वो अब्बा के हमें आना बहुत अच्छा लगता था कि अगर किसी और जगह पे आ जाए। फिर नीचे हम पंखे चलाते थे, यूँ करके एक चीज़ होती है उसमें यूँ करके यूँ फेंके तो पंखा यूँ चलता जाता है। तो शर्तें लग रही थी कि जो पंखा आगे जाएगा वो पंखा दूसरे को मिल जाएगा। अब व्यू पॉइंट से अब्बा जो 4:30 बजे आते थे और असर की नमाज़ हम सब उस्ताद जी हमारे हमें पढ़ाते थे, उसके बाद हम पंखों की रेस लगाने के लिए चले जाते थे। तो मैंने एक क्या किया कि अपनी किताबें जो हैं सारी वो इस डाइनिंग टेबल पे फैला दी, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ बहुत ज़्यादा ना। और 4:30 ही नहीं बज रहे थे, वो 4:30 बजते अब्बा आते देखते कि पढ़ रहा है, तो मैं कहता कि अच्छा चलें ठीक है, अब इन्होंने देख लिया, मैं नीचे जाके खेलूँ। तो वो बज ही नहीं रहे थे 4:30, तो मैंने कहा चलो किताबें फैला देता हूँ, नीचे जाके खेलता हूँ। मैंने यूँ नीचे चला गया, नीचे जाके खेल लिया। तो मैं ऐसी जगह पे खड़ा होता था कि गेट से नज़र आ जाए कि अब्बा आ रहे हैं। अब्बा का एक ख़ास स्टाइल था, कोलापुरी चप्पल पहनते थे, ऊपर लाइनों वाली शर्ट जो बुशकोट होता था या बाहर निकली हुई शर्ट, और अब्बा यूँ चलते हुए आ रहे हैं। और हुआ ये कि अब्बा ने को आते देखा, वैसे ही पंखा छोड़ा और साइड पे खड़े हो गए। अब ये नहीं करना कि ऊपर आ जाएं क्योंकि ज़ाहिर है वो पसीना आया हुआ है, और अब्बा ने अगर देखा, और हमें वाकई लगता था कि उनके वो देख रहे हैं, वो वहाँ से वाइट टेली लेंस है उनके पास जिससे वो सब कुछ देख लेते हैं। तो वो हमने क्या किया कि हम नीचे खड़े रहे। फिर अब्बा जब ऊपर आ गए तो उनसे कहा कि अब ऊपर आए, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, खाना गर्म कर दें या कुछ इस तरह की बात। तो उन्होंने कहा किताबें आपने वैसे ही फैला दी, पढ़ा तो है नहीं आपने। तो या एक दफ़ा क्या हुआ कि हमारे होते थे टेस्ट, तो उनके पेपर्स हमें मिल जाते थे सारे की जिस तरह होते हैं। नहीं, पेपर्स टेस्ट की से तो पढ़ने के अलाउड ही नहीं था, यानी कि नहीं टेस्ट हो गया उसके बाद हमें पेपर मिल गया कि उसी पे मार्किंग हो गई। रिपोर्ट कार्ड बाद में मिलता था और पेपर मिल जाता था जिस पे हमने लिखा होता था सारा, आंसर शीट जिसको कहते हैं। तो वो आंसर शीट मैंने क्या किया कि मेरे उर्दू में जो थे ना उस वक्त 17 थे आउट ऑफ 20, और मैथमेटिक्स में हमेशा की तरह कोई 8, 9 या 10 थे तो नहीं थे 20 में से। तो मैंने सोचा कि अब्बा को मैं इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेजेस मेरी ठीक थी थोड़ी उस ज़माने में, तो वो सिर्फ उन्हीं का मैं पेपर दिखा देता हूँ और क्रिकेट खेलूँगा। फिर कल को जो है मैं मैथमेटिक्स का दिखा दूँगा और फिज़िक्स का फिज़िक्स नहीं थी, कोई और चीज़ थी जिसका पेपर मेरे ठीक थे, पासिंग मार्क्स थे, लेकिन वो इतने नहीं थे कि दिखाए जाएँ, क्योंकि इतनी देर में मगरिब हो जाएगी, फिर खेले नहीं जा सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अब्बा आए तो क्रिकेट हो रही थी नीचे, मैं ऊपर आया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। उन्होंने कहा, और सलाम का जवाब अब्बा ने ज़रा ऐसा देते थे तो हम समझते थे कि ये ज़रूरी होता है, ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए इनको, ये इनका रोल है ऐसा ज़िंदगी में, ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया है जो कम बात करते हैं। तो सलाम का जवाब कभी आ गया कभी नहीं। तो मैंने कहा जी वो रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए, तो मैं गया पेपर्स लेने। अब मैंने पेपर्स निकालने शुरू किए, तो उसके बाद मैंने पेपर निकाला, मैंने देखा कि इंग्लिश और उर्दू, मैंने कहा ये दिखा दूंगा, क्योंकि अगर मैं मैथमेटिक्स का दिखाऊंगा तो लोग कहेंगे ये आपने गलत किया, इसमें यहाँ से आपने ये गलत किया, बॉड मास इस तरह होता है, ब्रैकेट्स ओपन नहीं करने आते आपको, ये तो उसमें सारी मेरी बारी भी निकल जाएगी क्रिकेट की और मैं फिर से बॉलिंग कराता रह जाऊँगा, फील्डिंग ही कराएंगे बड़े भाई में। तो मैंने कहा कि इंग्लिश और उर्दू का पेपर आपने देखिए। जब मैं लेके आया तो उन्होंने देखते रहे और खामोश रहे। फिर कहते हैं बेटे झूठ बोलना बुरी बात होती है। तो बाकी पेपर्स लेके आइए। फिर मैं गया, मैं बाकी सारे पेपर्स ले आया, उसमें भी मैं पास था। तो कहने लगे आप छुपा क्यों रहे थे ये पेपर? यानी उन्होंने कभी, ये उनके अंदर एक खासियत है कि वो समझ जाते हैं कि दूसरा बंदा जो है ना उसको कहाँ तक मैं जा सकता हूँ। हुआ ये कि मैं HRCP में काम कर रहा था, मैं, मेरे दोस्त थे सहारताउल्ला, इफ्तिखार नकवी, हम उन सबको पता था कि ये कोई आजकल ना अहमर रहमान ज़रा जल्दी चला जाता है वापस घर। घर तो नहीं जाता लेकिन कहीं जाता है।
तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वाई डोंट टॉक टू योर फादर। अब समझ ही नहीं आ रही थी, मैं गया, कुछ असाइनमेंट कर रहे थे, वो मैं लेके गया कागज़, फिर मैं वापस आ गया। तो अब्बा को अंदाज़ा हुआ कि कुछ एक्टिव चीज़ें नहीं हैं, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि कुछ कहना चाह रहे हैं, जो हमेशा से यही करते हैं कि 2-3 चक्कर लगाएंगे ज़रा नरम नरम से, फिर उसके बाद आके कहेंगे कि जी ये हो गया, तो आज कुछ है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि जी क्या बात है बेटे? मैंने कहा जी कुछ नहीं, जिस तरह हमेशा हम करते थे कि जी कुछ नहीं, पहली दफ़ा फिर आगे पूछेगी। तो उन्होंने यूं करके हाथ रखा पीछे चेयर पे और कहा कि यू शेयर एवरीथिंग विद मी एंड यू टेक मी एज योर फ्रेंड, व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो मैंने कहा जी देयर इज़ अ लेडी whom I used to like and she's back in my life now। तो मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट का मैं नहीं बता सकता कि क्यों मुस्कुरा रहे थे वो, लेकिन तो वो मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं पहले उनसे मिलना चाहूँगा। तो फिर मैंने इनसे कहा, मरियम से, कि वो आपसे मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। तो मरियम गई मेरे साथ HRCP। और अब्बा को हमेशा जो है ना, अब्बा अगर आपको कहेंगे ना कि आपको भी एक्सपीरियंस होगा जाहिर है कि कम टू लंच, तो वो लंच नहीं होगा बीच में, वो बीच में कोई ना कोई ड्राइंग यानी कि कोई ना कोई असाइनमेंट ही होगी बीच में। खाना वाना ज़रा कम ही उनको पसंद है खाना। तो वो उन्होंने कहा कि उनको ले आइए और हम खाने वाने पे चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने मरियम को कहा जाके कि जी अब्बा ने कहा है कि आ जाओ और खाने पे चलेंगे। उनकी जो मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करती है, वो मुझे कभी नहीं समझ आया कि ये लोग क्यों कहते हैं कि वो इमोशनली इनडिफरेंट है, बिकॉज आई थिंक इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमोशनली सेंसिटिव पीपल आई नो, बट ऑल्सो द मोस्ट इमोशनली कंट्रोल्ड। तो और ये इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं कि जो बंदा बहुत हसास हो वो बहुत रिएक्टिव भी होता है, और वो हसास बहुत है, मतलब इस हद तक, इतनी छोटी छोटी चीज़ तक कि अगर वो अपनी बहुओं के लिए परफ्यूम्स भी लाते हैं या शॉल्स भी लाते हैं, तो उनको पता होता है कि हुदा की सिलेक्शन थोड़ी ब्राइट होगी और मेरी थोड़ी सोबर होगी, और मेरी परफ्यूम थोड़ी सिट्रस की तरफ होगी, उनकी फ्लोरल की तरफ होगी, और अम्मा की उस तरफ। मतलब दिस इज़ द एक्सटेंट अटेंशन टू डिटेल विदाउट सेइंग एनीथिंग। नो, He observes all this. he observes all this. But once I remember, इंडिया गए थे तो वो हम सबके लिए सूट लाए थे। एक और उनमें चीज़ बहुत रिमार्केबल है कि वो ये नहीं होता कि वो एक बहू को चीज़ दे देंगे और दूसरी को नहीं देंगे। अगर वो इत्तेफाक से एक की ले आए हैं तो वो जब तक बाकी 2 की नहीं आएंगी तो वो तीनों को नहीं मिल सकती। एंड आई हैव नेवर हैड टू से एनीथिंग टू हिम कि मुझे दुख हो रहा है या मुझे खुशी हो रही है या नहीं हो रही। व्हेन माई सन वॉज अबाउट टू बी बॉर्न, तो वो अजान देने के लिए वो कराची से फ़्लाइट पहले करके जैसे मर्ज़ी करके वो आ गए थे, और वो मुझे पता था दिल में कि उन्होंने आ जाना, एंड ही वाज देयर। सो व्हाई दीज पीपल थिंक ही इज़ इमोशनली इनडिफरेंट एंड अनऑब्जर्वेंट, इट्स वेरी फनी। आप अब माशाल्लाह वकील भी हैं, और मेरा ख़्याल है रहमान साहब इस बात में बड़ा प्राइड भी लेते हैं, हाँ? आप ये बताओ कि आपने जैसे उनको देखा है एक बेटी की हैसियत से बचपन से, उसके बारे में आप थोड़ा इंसाइट दो, हाँ, कि एक बाप की उसमें आपने कैसे उनको बाप के रोल में कैसे पाया? मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि हम लोग 5 बहन भाई हैं। पता नहीं अब तक ये बात किसी ने कही है या नहीं कही है। मैं सबसे छोटी हूँ और मैं कभी भी बचपन में इन लोगों के साथ रही नहीं। मैं 6th 7th में थी जब मैं यहाँ आई हूँ। उससे पहले मैं अपनी नानी के पास थी कराची में, लेकिन वहाँ पे हमेशा जिनसे मेरा सबसे ज़्यादा कांटेक्ट रहा वो अब्बा ही हैं। वो हर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने आना है, उनका एक इंतज़ार होता था मुझे कि वो आ रहे हैं, और वो जब आएंगे तो उनके पास एक हाथ में कैंडीज़ होंगी, एक हाथ में कोई टॉय होगा या कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और कराची था क्योंकि, और कराची ही से आना जाना उनका बाहर कहीं भी होता था, तो मुझसे ज़रूर मिलना और सारा कुछ होना। और हमेशा, और अब तक मैं ये चीज़ देखती हूँ कि उनके अंदर ये चीज़ इतनी ही सो फेमस अमंग चिल्ड्रन, इतने ज़्यादा कि वो हर बच्चा हमारी फैमिली का, ये नहीं कि हम ही लोग और हमारे बच्चे, सारे बच्चे, मेरे कज़न्स के बच्चे या सबको पता है कि अब्बा आ रहे हैं, और उनके हाथ में, एक हाथ में आइसक्रीम होगी और एक हाथ में चिप्स होंगे या कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो ये एक चीज़ मैं हमेशा से उनमें देख रही हूँ, और ये मैं
कल मैं आ रही थी रास्ते में तो एक साहब मुझे मिले, तो वो वैसे ही बता रहे थे कि मैं बहुत ऑन एंड ऑफ ट्रैवल करता हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए अब कुछ नहीं ले जाता, क्योंकि अब मैं इतना आता जाता हूँ और मैं 10-15 दिन में आता जाता हूँ, और अब्बा 2-3 दिन में आते जाते हैं, लेकिन उनको उनके हाथ में ज़रूर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इज़ ब्रिंगिंग। मैं कभी उनके साथ इतना ज़्यादा नहीं रही, और एक हमारे घर में एक, बल्कि घरों में जो होता है कि अब्बू जो हैं वो उनसे थोड़ा सा आप डिस्टेंट भी होते हैं एट टाइम्स, और ये भी होता है कि अब्बू हैं तो आराम से रहना है, तमीज़ से। अब्बू आ गए तो जब खामोशी होगी, क्योंकि जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो अभी तक अब्बू से जब वो बात करते हैं तो उनकी आवाज़ एक सर्टन उस पे होती है, लेवल पे, बिल्कुल इस तरह नहीं होती कि कोई, अब क्योंकि ही इज़ इन अमेरिका और वो, अब मैंने उनसे बहुत अरसे से देखा नहीं अब्बू के साथ मिलते हुए, लेकिन अभी तक फ़ोन पे भी उनकी एक, अगर अब्बू ने उठा लिया तो एक डिफरेंट किस्म की ना, एक टोन ही डिफरेंट हो जाती है। तो हमारे यहाँ हमेशा से ये रहा है कि अब्बू आ गए हैं तो थोड़ा सा तमीज़ में आप लोग आ जाएं। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अम्मा ने पता नहीं ये क्यों कहा, क्योंकि अब्बू तो बिल्कुल किसी चीज़ में कुछ कहते ही नहीं हैं, कभी किसी चीज़ में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं या आपको ये करना है, मतलब कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई जो हमें नहीं मिली। मिलने से ये नहीं कि चीज़ें मिलना या कुछ हो ना, मतलब अगर मुझे ये करना है तो मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को आर्टिस्ट बनना है तो कोई मसला नहीं है, कभी किसी में ये नहीं कि क्यों आप करें, ठीक है आपने जो करना है आप करें। लेकिन ये ज़रूर है, कभी उन्होंने कहा नहीं है हमें, लेकिन लगता है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर करें, क्योंकि अब जब से मेरी शादी हुई है मैंने प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा काम नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की या कुछ, लेकिन मुझे एक लगता है कि जब भी उनसे मिलती हूँ तो मुझे अंदर से एक फीलिंग हो रही होती है कि ये जो अब्बू के एक्सप्रेशन है ये है कि मैं कुछ क्यों नहीं कर रही हूँ या कुछ। अच्छा सुंबल, मैंने जब भी रहमान साहब से बात की है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आपकी बात वो बड़े लाड से करते हैं, बड़े प्राउड होके करते हैं, तो ऐसा इस वजह से है कि आप सबसे छोटी हो उनके बच्चों में, तो ज़रा ज़्यादा लाडली हो? खुसूसी लाड तो उन्होंने कभी किसी के साथ भी नहीं शो किया। सबसे ज़्यादा लाड जो एक नेचुरल सी बात है और होना भी चाहिए, और एक होता है कि फ़र्स्ट बेबी से आपकी एक अजीब तरह की एक आपकी एसोसिएशन होती है, सभी बच्चों के साथ होती है, लेकिन तो जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं, हमें सबसे ज़्यादा जो पिक्चर्स फ़ोटोग्राफ्स हैं वो उनके बचपन की, उनकी बचपन की बहुत तस्वीरें हैं, सब कुछ है, और मेरे एक भी नहीं है तो अब उससे मुझे इतना होता है। और अब एक ज़माने में अब्बू को फ़ोटो अभी भी बहुत शौक़ है, तब अभी भी उनके कैमरे में हर वक्त रोल होगा, और वो कभी भी किसी बच्चे की, या मतलब कोई आए भी बच्चा किसी मिलने आ रहे हैं तो अब्बू की ज़रूर तस्वीर ज़रूर खिंचेगी। लेकिन उनको शौक़ बहुत रहा है फ़ोटोग्राफी का, शायद शुरू से। स्पेशल लाड या सभी के साथ उनका रहा है, लेकिन उनका मेरा ख़्याल है कि वो जो सबसे छोटा, जो आपने कहा कि सबसे छोटे बच्चे के साथ, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है, मैं ये नहीं, मतलब इट्स नॉट दैट आई एम जेलस ऑफ इट या कोई मुझे इस तरह की कोई है, लेकिन जो मेरी बड़ी बहन है वो, हमारी फैमिली में अब्बू 2 भाई हैं, उनकी कोई बहन नहीं है, तो उनके बाद मतलब हमारी फैमिली में सबसे पहली बेटी रही हैं, हमेशा से हैं, तो उनके साथ अब्बू की एक बहुत डिफरेंट सी है, मे बी शायद ही फील्स डिफरेंट टुवर्ड्स हर या कुछ है। और मेरे साथ हमेशा उनका ये रहा है कि पता नहीं, शायद मैं शायद मेरी गलत फहमी है या कुछ है, लेकिन उनको शायद ये लगता है कि ये कर लेगी, ये बहुत समझदार है या कुछ इस तरह का है कुछ। लेकिन ज़ाहिर ऑब्वियसली सबसे छोटी हूँ तो शायद ज़्यादा मिस, या एक ज़माने में उनके साथ रही भी बहुत ज़्यादा हूँ, अम्मा अब्बा के साथ, तो शायद यहाँ पे ही एक कुछ अरसा ऐसा आया था जिसमें मैं ही थी सिर्फ इन दोनों के पास, अकेली, हम 5 में से सब इधर उधर थे, तो शायद उनको ये शायद थोड़ा सा मुझे जानते ज़्यादा हैं या कुछ ऐसा है। सारे बहन भाइयों में से आपका क्या ख्याल है, सबसे ज़्यादा फ्रैंकली कौन बात कर सकता है उनसे? सबसे ज़्यादा फ्रैंकली अब तक हम सब में जो बात कर लेता है, अहमर किसी वक्त भी कुछ भी अब्बू से बात कर लेते हैं, जो मुझे लगा है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि हम सभी जो है ना, क्योंकि वही मैं आपको बात बता रही हूँ ना कि एक बचपन से एक हमने वो बनाया हुआ था कि अब्बू आ गए, अब्बू की एक जो आने का
घर में एंटर होने का जो उनका एक हमें पता चलता था, वो अब्बू की खांसी की आवाज़ आई है तो अब्बू आ गए। अगर मैं लाउंज में हूँ और छोटी सी में हूँ और टीवी चला के और उस पर जो भी गाना आ रहा है उस पर डांस कर रही हूँ, तो एकदम से खांसी की आवाज़ आई और टीवी बंद और एक जगह पे मैं जाके बैठ जाऊँगी, या सभी हम में से। लेकिन अमर अब्बू के साथ, अमर का भी ये रहा है कि अमर भी अब्बू के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा है अमर ने, क्योंकि ये होता था कि अम्मा हम लोग वेकेशंस पे गए हुए हैं या कुछ है, ये लोग आए हुए हैं कराची, तो अमर जो थे वो हमेशा सबसे पहले पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनको छुट्टी स्कूल से नहीं करनी है, उनको ये नहीं करना है। तो अब्बू के साथ, और अब्बू को इस तरह के चाहिए ऐसे बच्चे जो स्कूल भी जाएं और सब सही रहें, ये ना हो कि भाई सुबह पढ़े हुए हैं कि नहीं, अब उठा ही नहीं जा रहा, तो ये ही डजंट वांट इट, डजंट लाइक इट। आपको कोई ऐसी बात याद हो जहाँ पर, जैसे आपने कहा कई आपने अरसा यहाँ रहे जब आप बाकी बहन भाई नहीं थे, कोई वाक़या, कोई ऐसी बात आपको ख़ास याद हो? कोई ऐसी ख़ास बात तो कभी आपने कोई ऐसा प्रॉब्लम आया हो जो उनके सामने रखा हो कि इसको कैसे सॉल्व करूं, या कोई करियर डिसीजन हो या कुछ ऐसा? करियर एक्चुअली हुआ ये कि जब मैंने ग्रेजुएट किया तो उसके बाद मुझे लगा कि मे बी शायद एक होता है ना कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है और ये वो, जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो मैंने सोचा कि मैं जॉब करूँगी कहीं ना कहीं। तो अब्बू से मैंने ऐसे बात शायद नहीं की या क्या हुआ, खुद ही जा के अपने वो सीवीज़ दे दिए और फिर एक मुझे कॉल भी आ गई और मैंने ज्वाइन भी कर लिया और ये वो। तो वो शायद उनको थोड़ा सा होता, उनको शायद कि मुझसे पूछ लेती तो मैं कहीं और अच्छी जगह पे आपको सजेस्ट कर देता या कुछ ऐसा ना। फिर उसके बाद मुझे लॉ पढ़ना था, तो फिर क्यों मेरे दादा लॉयर थे और उनके बाद मेरे चचा हैं और उनके बाद मैं हूँ, जो कि कुछ नहीं कर रही अभी, लेकिन आई थिंक ही इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मैंने लॉ किया या कुछ। लेकिन जो भी बातें मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ वो सब मेरे गेसेस हैं, बल्कि हम सब के, क्योंकि वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप ये क्यों नहीं कर रहे, और आप ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और कुछ इस तरह, मतलब उनको कुछ नहीं कहना है किसी से। मे बी उनको ये लगता है कि शायद बच्चे परेशान ना हो जाएं, उन प्रेशराइज ना हो जाएं या कुछ ना हो जाए, लेकिन हमेशा अच्छे रिज़ल्ट और अच्छे उससे वो बहुत खुश होते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने LLB का पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे पास टाइम बहुत कम था पढ़ने का, मतलब मैंने जब शुरू किया करना और सारा कुछ था तो बहुत 1-2 महीने का टाइम था, तो मैं थोड़ी सी प्रेशराइज्ड हो गई कि मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा और मैं किस तरह करूंगी। आई स्टार्टेड क्राइंग, भाई के साथ रोती रहती थी बैठी हुई कि क्या करूं, भाई कहते छोड़ दो कोई नहीं ये वो। लेकिन अब्बू को जब पता चला कि मैं परेशान हो रही हूँ तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, 1-2 क्लियर हो जाए या कुछ हो जाए तो ट्राई तो कर लें कि कर भी सकती हैं या नहीं है। और जिस दिन रिज़ल्ट आया तो मुझे पता नहीं था कि रिज़ल्ट आ रहा है, और वो होता है ना कि जब तक आपको पता नहीं होता तो आप सुकून से सो रहे होते हैं, और जैसे ही आपको पता चलता है तो आप बिल्कुल सो ही नहीं सकते। तो मैं ऐसी उठी सुबह तो अखबार सारे फैले हुए, और वो भाई मेरे पास आए और भाई से मैंने कहा, भाई मुझे कह रहे हैं कि आपका रोल नंबर क्या है। तो मैंने कहा भाई क्यों, क्या हुआ, रिज़ल्ट आ गया? कि नहीं वो ऐसे ही अब्बू कोई पूछ रहा था मुझसे तो मैं उनको बता दूं कि अगर रिज़ल्ट आएगा तो मैं पहले से पता करवा लूँ। मैंने कहा भाई, मैंने कहीं लिखा हुआ था, मैंने निकाल के जल्द से भाई को दिया कि ये है। भाई लेके चले गए। उसके बाद तो मेरी जान निकल गई कि बस रिज़ल्ट आ गया और ये वो। और जब जाके देखा तो डाइनिंग टेबल पे अखबार पड़ा हुआ है और अब्बू उसमें देख रहे हैं कि क्या है रोल नंबर, और वो जब पास करने वालों की लिस्ट में था तो एकदम से अब्बू, नहीं ये तो पास हो गई। और मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि हैं ये क्या हो गया, लेकिन वो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब वो मैं सोचती हूँ कि मैं तो उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आए उनमें भी ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट वो जो फर्स्ट था ना, बिकॉज बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये होगा, तो वो बहुत मज़े का है। बाकी तो अब्बू तो हर वक्त, अब मैं कराची में होती हूँ, लेकिन अब्बू का ये है कि उनका काम कुछ इस तरह का ये है कि वो आते जाते रहते हैं, और तो वो एक ऐसा लगता है कि कांस्टेंट एक वहीं है हमारे पास। और जब भी आ रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ, दो ही डजंट हैव मच टाइम, लेकिन कोशिश वो करते हैं मेरे साथ टाइम गुजारने की। मेरी बड़ी बहन सहर भी वहीं है, उनके साथ भी टाइम गुजारने की, और जितना भी टाइम है, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट या पूरा दिन, उसमें ही हम इतने ज़्यादा उनसे चीज़ें ले लेते हैं सारा कुछ कि वो पूरा हो जाता है हमारा, 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं। मेरी और मेरे हस्बैंड की बहस होती है
कि मैं कहती हूँ कि मैं अब्बू सबसे अच्छे हैं, बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट, और ही सेज कि उनके अब्बा सबसे अच्छे हैं, जो कि एक नेचुरल सी बात है। लेकिन अब्बू जैसा जो है ना, वो मेरा ख़्याल है कोई नहीं हो सकता कभी भी। और मैं कभी कोई गलत चीज़ कर रही हूँ या कुछ, उनके अंदर इतनी हर चीज़ की बर्दाश्त है और इतना टॉलरेट करते हैं कि हम लोग इतने से अभी हैं उनके सामने, और हम नहीं बर्दाश्त करते ये चीज़ें। और उनके लिए कोई मतलब लाइक अभी तो थोड़े से बिकॉज ऑफ ज़ाहिर है इतना काम भी है, प्रेशर भी है, सब कुछ है, तो कभी कभार हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, या थोड़ा सा लगता है कि अब्बू का आज मूड सही नहीं है या कुछ है। लेकिन एक चीज़ उनके हमेशा, एक मेरा ये होता है कि जब अब्बू आए हैं, रात को सो रहे हैं या कुछ, उनके पास जाके बैठ जाती हूँ, उनके पलंग पे बातें करती हूँ, तो अब्बू से कहती हूँ कि आप बहुत थक गए हैं और बहुत काम है। तो सिर्फ ये होता है कि नहीं, कोई काम नहीं है और बिल्कुल नहीं थका मैं। और मैं ये सोचती हूँ कि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बंदे को, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है या मैं परेशान हो जाती हूँ, एंड देन आई जस्ट सिट एंड थिंक अबाउट हिम कि अगर ऐसी सिचुएशन में वो होंगे तो वो क्या करेंगे। और इतना आराम से थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल काम होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो हर सिचुएशन में बहुत काम रहते हैं, एंड ही इज़ जस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। आई वांट टू बी लाइक हिम। कोशिश करती हूँ कि उनकी जैसी तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं कॉपी करती हूँ अब्बू को बहुत ज़्यादा। कोशिश करती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में अब्बू ऐसे करेंगे या कैसे करेंगे या कुछ ना, तो आई जस्ट वांट टू बी लाइक हिम। I think he is one person who lives his values, not just propagates his values. मुस्काना शाम तेरा है, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, हम हो गई तेरे साजना।